सुनिएगा, दिवस डेट बाय डेट कोई मतलब नहीं है। दिवस जितना नया आया है, नया मतलब पुराना नहीं। जैसे पूछ दिया कि विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है, हाँ, अब देखो सब 80% फेल हो गया। ठीक है, 2000 को पता होगा विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, पुरुष दिवस, पुरुष दिवस। हाँ, तो ऐसे दिवस जो नहीं पता हो, बाकी पुराना वाला जान के ही क्या मतलब है। जो नहीं पता उसको हम मेंशन करवा देंगे। अरे एक दिन स्टैटिक जीएस का चालू करेंगे ना, जब उसमें एक टॉपिक ही दिवस का दे देंगे, सारा उसमें मेंशन हो जाएगा। ठीक है, एक छात्र बोल रहे हैं सर पढ़ाइए जल्दी। अच्छा, जल्दी पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बता भी लेने दीजिए ना, मेरा पढ़ाई हुआ एग्जाम में कम से कम तो जरूरी है ना बताना। चलिए चलिए, ये हटा दीजिए ऑनलाइन वालों को। ऑनलाइन वाला साहब खाली मजाक मस्ती के मूड में रहता है हमेशा। चलिए, पीसीएस का एग्जाम हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। लाइए पेपर बोल देते हैं लगातार कुछ बातें। लाइए बस 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट। देखो हम इतना मेहनत करते हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि आप लोग का भी 2-4-5 मिनट हम यहाँ से लें। ज्ञानपीठ अवार्ड मैंने बताया था क्या एग्जाम में, देखिए क्वेश्चन अराउंड 1 से लेकर 19-20 तक पीसीएस का ही पूरा है। मतलब मैंने चेंज ही नहीं करा, हमने सोचा छोड़ देंगे तो छूट जाएगा। एक काम करते हैं, दे ही देते हैं। मंडे का माहौल है और माहौल भी ठीक रहता है मंडे वाला। बीच में देंगे तो सब गड़बड़ा जाता है, ये कहाँ से ला दिए। संडे था, पढ़ाई आपकी जो अपने होमवर्क वाला पढ़ा हो तो काम आएगा ही, मैंने कुछ नया ऐड कर दिया। 58वां ज्ञानपीठ पढ़ाया था आपको, हाँ ध्यान रखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन था बीटा वाला, बीटा मैंने पढ़ाया लेकिन ये नहीं बताया कि मंत्रालय क्या है। देखो थोड़ा थोड़ा हम लोग कहीं कहीं जहां जहां मिस किए हैं वो देखिए गलती रियली पकड़ में आएगी। देखो मुझे अपनी गलतियां ढूंढने में ऐतराज नहीं होता, हम ढूंढ लेते हैं। ज्यादा जहां जहां हम लोगों ने थोड़ा सा लूप होल छोड़ा है वहां से क्वेश्चन आया है, नहीं बना है। आगे देखिए, साहित्य अकादमी युवा अवार्ड ये हम पढ़ाए थे, लेकिन हमने ये बताना भूल गए थे कि डोंगरी में भी 24 भाषा में इसमें 23 लिखा है, जो कि गलत है। आगे ऑपरेशन ब्रह्मास कितनी बार हम नाम लिए होंगे, अनगिनत बार मतलब। और देखिए इसमें मैगो वाला बताया थी मिष्टी योजना 2019 दिया, 19 होगा 23 होगा, क्या होगा। हाँ देखिए है ना, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, इसको मैंने नहीं पढ़ा। पुलित्जर अवार्ड की श्रेणी बहुत ज्यादा थी, कम से कम 100 नाम थे, मुझे मिला था लेकिन नाम ज्यादा था इसलिए मैंने छोड़ दिया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन दे दिया है। आगे पंबन पुल तो कई बार पढ़ाए हैं। और देखिए खंजर अभ्यास पढ़ाए हैं, आया भी है। देखिए खंजर को भी पढ़ाया, आया है। और ये सब देखिए ओसामू सुजुकी बताए थे आपको हम, ये हम सेम ही क्वेश्चन मिलान में दिए थे पिछले होमवर्क सीरीज में, होमवर्क सीरीज 2.0 में। सेम क्वेश्चन है, सेम सेम मतलब सेम है। उल्लास कार्यक्रम देखो ये सब है इसमें। और देखिए ये क्वेश्चन याद करिएगा, जल गुणवत्ता केंद्रीय भूजल आयोग, याद करिए आप लोग होमवर्क सीरीज 2.0। इस क्वेश्चन को मैंने 2 बार लगभग पढ़ाया है, 2 बार। सेम क्वेश्चन है, सेम सेम प्रश्न है। मुद्रा योजना पढ़ाया, यह वित्त मंत्रालय की योजना है। और आगे बढ़िएगा, हाँ थोड़ा सा ये वेतन वाला क्वेश्चन आपको नहीं बता पाए थे। मानव विकास सूचकांक तो पढ़ाए थे 1990 महबूब, बताया है ना। हाँ आगे बढ़िएगा, चंद्रयान आदित्य L1 ये सब बताए थे आपको। मोबाइल वाला बताया था कि मोबाइल में भारत दूसरा है, आराम से एलिमिनेट कर लेते। धन धान्य योजना बताया था मैंने। और देखिए दिया इसमें योगा में भारत नहीं बताए थे, हाँ पैरा एथलीट बताया था मैंने। बस इतना ही, यही क्वेश्चन है, बस 20-21 क्वेश्चन है जिसमें कि मैंने कराया हुआ था लगभग। और अब सुनिए, अब जहां जहां जो पॉइंट मिसिंग हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा कहीं कहीं मिस हो रहा है, एग्जाम में अगर स्टेटमेंट वाइज पूछता है तो हम लोग वहां पे दिक्कत कर देंगे। तो हम एक काम करते हैं ना कि मिसिंग वाले पॉइंट को भी लेकर चलते हैं, ठीक है। देखो मैंने एग्जाम में देखा पीसीएस वाले में करंट अफेयर का कहां लूप होल है, वो मुझे मिल गया है। अब उसको फिर से कंप्लीट कराएंगे एक सिरे से एक दौरान, ठीक है। चलिए बाकी पढ़ना शुरू करते हैं, मेहनत से पढ़िए। आपका ये सीरीज अपने आप में बहुत बेहतर है। एग्जाम में बैठिएगा तो इसके प्रति खुद ही आप लोग को लगेगा कि नहीं सारा कुछ लगभग आ ही रहा है। पीएच स्केल वाला क्वेश्चन सेम आया था, 0 से 7, 7 से 14 ये सब आया था क्वेश्चन सेम। और RMIVUXY याद होगा, एक लाइन उठा के पूछ दिया था, पढ़ाए थे ना। अरे पूछा था ना, रेडियो माइक्रो इंफ्रा था क्वेश्चन। और मैंने इसको कहा था कि कुछ मत पढ़ना, खाली ये पढ़ना कि RMIVUXY। और देखो आ भी गया था। दरोगा फर्स्ट सेकंड बैच में जो लोग होंगे अभी मुझसे सुने होंगे 2 दिन पहले, सुने थे ना, सेम वही लाइन पूछ दिया था RMIVUXY। और हमने कहा था कि वेब चैप्टर में, ये वेब का मतलब एक तरह से जड़ है, पूरा कंक्लूजन है ये वेब चैप्टर का। RMIVUXY 2-3 बार रटवाए, देखो आ गया, ठीक है। और अच्छा खासा क्वेश्चन आया हुआ है, क्या लिख के दिया, लाइए मेरे पास, पढ़ रहे हैं आप तो। अरे किसी का पर्सनल मुद्दा होगा इसमें, ठीक है कि अच्छा सर की बात है क्या, सर से। अच्छा प्रश्न पत्र की, हाँ बिल्कुल ये लेटर आप दीजिए, ठीक है। ये समाधान मेरे पास तक नहीं हो पाएगा, ऑफिस तक ये लेटर पहुंचाइए, जो दिक्कत है वहां से सही हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मेरे यहाँ से पीडीएफ टाइम से गया था, वहां पे प्रिंट होने में लेट हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा आप लोग उत्तरदायी है इस चीज के लिए, ठीक है। 3 बजे अपना पीडीएफ आप मांगिए, ये बात आप ऑफिस में दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब इस चीज के प्रति हम खुद ही सख्त हैं, लेट नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, क्योंकि हम आएंगे तो अपने टाइम पे। ज्ञानपीठ अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड विश्व विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया। और जो अवार्ड राम भद्राचार्य को दिया गया, राम भद्राचार्य को जो अवार्ड मिला, ये किस भाषा के लिए मिला, तो संस्कृत भाषा। भाषा कौन सी, संस्कृत भाषा के लिए अवार्ड मिला। और भैया एक बात ध्यान दीजिएगा, ये अवार्ड और किसको दिया गया, गुलजार को। गुलजार को अवार्ड किस भाषा के लिए, उर्दू भाषा के लिए। गुलजार और राम भद्राचार्य दोनों लोगों को अवार्ड मिला। अवार्ड था कौन सा, ज्ञानपीठ अवार्ड 58 की 59, ध्यान रखिए। अब आइए जरा, अगर हम 59वें अवार्ड की बात करते हैं, 59वां अवार्ड की किसको मिला है, हाँ विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। विनोद कुमार, ध्यान रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल को अवार्ड दिया गया। और ये बिलोंग कहां से करते हैं, छत्तीसगढ़ से। विनोद कुमार शुक्ला कहां से है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के ऐसे प्रथम व्यक्ति जिनको क्या करा गया, ज्ञानपीठ मिला, ये बात ध्यान रखिएगा। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1965 में दिया गया। कथन अपने आप में क्या है, सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, एक और दोनों सही। लगाइए उत्तर। देख रहे हैं जो आप लोग को जो हम पढ़ाते हैं सेम वही पैटर्न फॉलो किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं, ठीक है। जिस पैटर्न पे आपको होमवर्क मिलता है, देख लीजिए 21, 22, 23 क्वेश्चन देखिए अपना,
21 नंबर शुरू करिए, 25 तक देखिए पैटर्न क्या है। इससे पीछे का भी पैटर्न देखिएगा क्या रहता है, 1 से 15 का पैटर्न देखिएगा क्या है। सेम उसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में देखिए क्वेश्चन, ये सब पीसीएस का क्वेश्चन कल का है, देखिए बना हुआ है, देखिए सेम पैटर्न है, मतलब पैटर्न सेम फॉलो किया है, कोई परिवर्तन नहीं है। देखिए दिया है प्रश्न ज्ञानपीठ को लेके, हाँ ज्ञानपीठ से एक सवाल और पूछेगा, ज्ञानपीठ अवार्ड, जरा नोट करिएगा, ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड की अगर हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत होती है सन 1900 कब शुरू किया गया, 1965, 1965 क्यों है भैया 61, इसमें क्या दिया था 65 दिया था, पहला दिया गया, हाँ ठीक है, शुरू करा गया 1961 में और पहला दिया गया, पहला प्रदान किया गया कब 1965 में, और पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया, तो ध्यान रखिएगा जी शंकर कुरूप को, किसको दिया गया, जी शंकर कुरूप, ध्यान रखिएगा इसको नोट करिए, दरोगा का क्वेश्चन है ये, जी शंकर कुरूप को अवार्ड दिया गया पहला 1965, और किस भाषा के लिए दिया गया था, मलयालम भाषा, मलयालम भाषा के लिए अवार्ड दिया गया। भैया प्रश्न करेगा आपसे, ज्ञानपीठ प्राप्त करता पहले पुरुष जी शंकर कुरूप, तो पहली महिला कौन हो जाएंगे, महिला, पहली महिला कौन है, आशा पोड़ा देवी, कौन है, आशा पोड़ा देवी पहली महिला, और आशा पोड़ा को किस भाषा के लिए दिया गया, तो बांग्ला, किसके लिए दिया गया, बांग्ला। हाँ सवाल करेगा ज्ञानपीठ से, तो ज्ञानपीठ अवार्ड, प्रश्न करेगा ज्ञानपीठ से, ज्ञानपीठ अवार्ड हिंदी भाषा में, ज्ञानपीठ अवार्ड हिंदी भाषा की बात करते हैं, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा में पहला 1968 किसको दिया गया, सुमित्रा नंदन पंत को, किसको दिया गया, सुमित्रा नंदन पंत को अवार्ड दिया गया। और ध्यान रखिएगा इनकी किस रचना के लिए दिया गया, कौन सी किताब के लिए, चिदम्बरा, रचना कौन सी, चिदम्बरा के लिए दिया गया। और महिला की बात करेगा, महिला, महिला को अवार्ड दिया गया सन 1982 में, और महिला का नाम था महादेवी वर्मा, और महादेवी वर्मा को किस पुस्तक के लिए दिया गया, तो यामा के लिए दिया गया। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। हाँ एक सवाल और पूछता है, सन 1972, सन 1972 प्रश्न करेगा, सन 1972 में, सन 1972 में एक रचना, रचना का नाम क्या होगा, उर्वशी, रचना का नाम क्या होगा, उर्वशी। अवार्ड किसको दिया गया, रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर साहब को अवार्ड दिया गया, रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी, रचना का नाम उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर, नोट कर लीजिएगा। तो टाइम लगेगा, पढ़ाए ना टाइम लेके, दिक्कत तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं कि सब लेट पढ़ाते हैं ये वो हम परेशान हो जाते हैं, इसको नोट करिएगा। क्वेश्चन बढ़िया है दरअसल, इसलिए बोले क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन अपने आप में अलग लेवल का है ना, एक्यूरेसी क्या थी बनाने की, क्वेश्चन तो घट ही गया होगा, है सही है, चलिए क्या नहीं सही है, मेरी क्लास में करंट को लेकर शिकायत करेंगे, मतलब ठीक बात नहीं है फिर। चलिए आगे बढ़े, यहाँ से आगे प्रश्न दिया है कि जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण, ध्यान रखिएगा आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल है। योगी ने कहा कि सन 2025 का जो साल है, उत्तर प्रदेश में ये बात कही गई, सन 2025 का जो साल है ये बीटा जनरेशन का साल है, कैसा है, बीटा। और सन 2025 में जितने भी काम होंगे, जितने भी कानून बनेंगे, या जितने भी बच्चे पैदा होंगे जनन की स्थिति में, ठीक है, वो सभी किस जनरेशन के होंगे, तो बीटा। दरअसल 2025 के जनरेशन को ही क्या बोला गया, बीटा बोला गया, चाहे उसमें कोई कानून बना तो भी बीटा, कोई नया बच्चा पैदा होता है वो भी किस जनरेशन का है, बीटा, ध्यान रखिएगा। और हम लोग किस जनरेशन के हैं, जेड, किस जनरेशन के, जेड जेन सुना है ना, जेड जेन, तो हम लोग किस जनरेशन के हैं, जेड। और अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं किस जनरेशन के हैं, बीटा जेन, कौन सा जेन है, बीटा। लिख देते हैं सन 2025, सन 2025 का जो समय है, सन 2025 का जो वर्ष है, जो साल है, इसको हम बीटा जनरेशन के नाम से जानते हैं, बीटा जनरेशन, बीटा जनरेशन। अच्छा जेडजेन आया तो आप लोग को लगा होगा कि एलियन टाइप का लगता है कोई आ गया, लेकिन जेडजेन का मतलब मोबाइल यूज करने वाला, ऐसा जनरेशन जो ज्यादा समय मोबाइल में बिताता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जेडजेन बोलते हैं, जो सोशल मीडिया पे टाइम बिताए, ठीक है, क्या अभी भी यही है, नहीं तो अब अपडेट हो रहा है ना, बीटा उसका अपडेट वर्जन है, अब सोशल मीडिया नहीं सीधे एआई, ध्यान रखिएगा। 2025 का साल किस प्रकार का है, बीटा जनरेशन, कौन सा साल है, बीटा जनरेशन, ध्यान दीजिएगा भैया। आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण की बात कर रहा है, और ये किसके द्वारा शुरू करा गया, तो जनजाति कार्य मंत्रालय, किसके द्वारा, जनजाति कार्य मंत्रालय ने। हमारा सही उत्तर क्या है, केवल 4, सीखिएगा, नोट करिएगा, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दिया है प्रश्न आपका कि आयुष मंत्रालय, अगर हम आयुष मंत्रालय की बात करते हैं तो मैंने बताया था आपको, आयुष, आयुष मंत्रालय की स्थापना कब होती है, सन 2014 में। आयुष मंत्रालय के मंत्री पहले कौन थे, श्रीपद नायर, कौन थे, आयुष मंत्रालय के पहले मंत्री कौन, श्रीपद नायर। और आयुष मंत्रालय के वर्तमान मंत्री पूछेगा, सर्बानंद सोनेवाल, कौन है, सर्बानंद सोनेवाल साहब इसके वर्तमान मंत्री हो जाएंगे। और जरा ध्यान दीजिएगा, भारत में औषधि संबंधी सभी जानकारी या काम को कौन देखता है, आयुष मंत्रालय, ध्यान रखिएगा। जन औषधि केंद्र बनाए गए, भारत में जन औषधि केंद्र बनाए गए, जन औषधि केंद्र, और जन औषधि केंद्र किस मंत्रालय की देखरेख में बनाए गए, तो आयुष मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय की देखरेख में जन औषधि केंद्र बनाए गए। और भैया मैंने बताया था कभी, एक समय मैंने पीछे 2-3 दिनों में बताया था कि पूरे भारत का 10,000वां जन औषधि केंद्र, 10,000वां केंद्र औषधि का, जी कहां पर बना, देवघर में, कहां पर, देवघर कहां पड़ता है, झारखंड। पूरे भारत का 10,000वां औषधि केंद्र कहां पे बनाया गया, तो देवघर झारखंड के अंदर बनाया गया। नोट करिए, करंट को लेकर एकदम परेशान नहीं होना, हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं, हो गया, हाँ नोट करिए अच्छे से, आगे बढ़े, इतना हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हटा सकते हैं भैया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देख रहे हैं, मिशन कर्मयोगी, प्रश्न करेगा मिशन कर्मयोगी, देखो ऑप्शन उठा के पढ़ा रहे हैं, मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी, प्रश्न करेगा मिशन कर्मयोगी कौन सा संस्करण 2.0, मिशन कर्मयोगी 2.0 संस्करण, ये आता कब है, सन 2025 में। और इसको शुरू करने वाला मंत्रालय कौन सा है, तो सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय, लिखिएगा सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, लिख लीजिएगा
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मिशन कर्मयोगी की शुरुआत करी गई, कब करा गया? तो इसका 2.0 यानी सेकंड वर्जन आता है कब? सन 2025 के अंदर आता है। आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से, आगे बढ़ जाए ना। हाँ बढ़ते हैं। बीटा जनरेशन के बच्चे पूछेगा कब? सन 2025 में। और 10,000वां जन औषधि केंद्र कहाँ पे लगाया गया? कहाँ पर? और प्रश्न करेगा आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण की शुरुआत किसने करा? जनजाति कार्य मंत्रालय। कौन किया? जनजाति कार्य मंत्रालय। मिशन कर्मयोगी 2 की बात करेगा तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संदर्भ में, ध्यान दीजिए मैंने दो लोगों का नाम बताया था, पार्वती तिर्की याद होगा, नेहा मणि झा याद होगा, नेहा मणि झा और पार्वती तिर्की, ऐसा मैंने कभी ना कभी पढ़ाया होगा, कभी पढ़ाया होगा जरूर मैंने। क्वेश्चन वहीं से है, दिया है कि जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? युवा पुरस्कार 23 भाषाओं में घोषित किए जाते हैं। भैया ध्यान दीजिएगा, जो साहित्य अकादमी अवार्ड है, साहित्य अकादमी अवार्ड की अगर हम बात करते हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य बात नहीं करिए, पीछे से आवाज आ रही है थोड़ा थोड़ा। साहित्य अकादमी अवार्डों की शुरुआत कब से करी गई? शुरुआत, इसकी शुरुआत की गई कब से किया गया जी? साहित्य अकादमी अवार्ड की शुरुआत कब होती है? सन 1954 में। 1954 में, ध्यान रखिएगा। अवार्ड प्रदान कब किया गया? प्रदान किया गया साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया कब? तो सन 1900 कब किया गया? 55 में किया गया। अवार्ड की शुरुआत होती है 1954 में और प्रदान किया गया सन 1955 में। साहित्य अकादमी अवार्ड जो है, साहित्य अकादमी अवार्ड, ये भारत की कुल कितनी भाषाओं में, देखो लिखा है भैया भाषाओं में, तो आपको पता है कि भारत के संविधान में कुल भाषा कितनी है? संविधान की भाषा कितनी है? 22 भाषा। संविधान की 22 भाषाओं में प्लस 2 भाषा में और दिया जाता है, जिसमें कि एक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, और एक दूसरी भाषा कौन सी है? राजस्थानी। कौन सी है? राजस्थानी। यानी ओवरऑल संविधान और अंग्रेजी और राजस्थानी, इन 24 भाषाओं में अवार्ड प्रदान किया जाता है। 23 लिखा है, क्वेश्चन सही है गलत? गलत कथन हो जाएगा। इस वर्ष डोंगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं दिया गया, बात अपने आप में क्या है? सही है, डोंगरी भाषा में कोई अवार्ड नहीं दिया गया। अच्छा, डोंगरी भाषा संविधान में है क्या? है, एकदम है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और हाँ, डोंगरी भाषा संविधान में है। यानी 22 भाषा प्लस अंग्रेजी और किसमें? राजस्थानी में ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, साहित्य अकादमी की शुरुआत होती है सन 1954 में, लेकिन प्रदान किया गया पहली बार कब? 1955 में दिया गया। कर लेंगे इतना, इतने में कोई परेशानी? साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी के क्षेत्र में सबसे पहली बार किस रचना को दिया गया? जरा ध्यान दीजिएगा, हिंदी का जो अवार्ड है, हिंदी का अवार्ड, हिंदी का जो अवार्ड है, हिंदी का अवार्ड सन 1955 के अंतर्गत ये किस रचना को दिया गया? तो हेमतरंगिनी। किसको दिया गया? हेमतरंगिनी को दिया गया। हेमतरंगिनी, हेमतरंगिनी नामक रचना को दिया गया। हेमतरंगिनी, माखनलाल चतुर्वेदी। नोट कर लीजिए तेजी से, आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े। अब जरा ध्यान दीजिएगा, साहित्य अकादमी युवा अवार्ड की अगर हम बात करेंगे, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी युवा अवार्ड, देखिए साहित्य अकादमी युवा अवार्ड, साहित्य अकादमी युवा अवार्ड हम कब की बात कर रहे हैं? सन 2025 की बात कर रहे हैं। साहित्य अकादमी युवा अवार्ड सन 2025, नोट करिएगा। और यहां से क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन होने के पीछे का कारण है, इसमें से एक लेखक मैथिली के हैं, ध्यान रखिएगा। मैथिली आप लोग की भाषा है, बिहार की, यहां से क्वेश्चन होने के चांस लगभग 100% बनते हैं। नोट करिएगा, साहित्य अकादमी युवा अवार्ड, साहित्य अकादमी युवा अवार्ड, लिखिएगा साहित्य अकादमी युवा अवार्ड। अगर साहित्य अकादमी युवा अवार्ड की बात करेंगे, इसमें एक अवार्ड दिया गया हिंदी भाषा के लिए, लिखिएगा हिंदी भाषा के लिए दिया गया। और हिंदी भाषा का अवार्ड किसको दिया गया? पार्वती तिर्की को। किसको दिया गया? पार्वती तिर्की को अवार्ड दिया गया हिंदी भाषा के लिए, पार्वती तिर्की। और ध्यान रखिएगा, इनकी एक कविता है, कविता, कविता का नाम क्या है? फिर उड़ना। ये उड़ना, उगना खाली, फिर उगना ना, फिर उगना, इनकी कविता का नाम है फिर उगना। और ध्यान दीजिएगा, अगला मैथिली भाषा के लिए दिया गया, मैथिली, मैथिली वाले पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, नेहा मणि झा को दिया गया, नेहा मणि झा को अवार्ड प्रदान किया गया। और किसके लिए दिया गया? तो इनकी कविता है बनारस आहम, इनकी एक कविता है, कविता, कविता का नाम है बनारस आहम, बनारस आहम के लिए अवार्ड दिया गया। इनकी एक रचना है, रचना का नाम हो जाएगा बनारस आहम, बनारस आहम नामक रचना के लिए। और अंग्रेजी का अवार्ड दिया गया अद्वैत कोलारकर को। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इंग्लिश वाला किसको प्रदान किया गया? तो इंग्लिश वाला अवार्ड दिया गया अद्वैत कोलारकर, नाम इनका है अद्वैत कोलारकर। नोट कर लीजिएगा और याद भी करना है लिखने के साथ साथ। क्वेश्चन को हम आगे देंगे स्टेटमेंट में, ध्यान रखिएगा, कल या परसों मिलेगा आपको। हाँ, फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही, लिख लीजिएगा पेज पे तो कंक्लूजन निकल। बैठिए, हाँ हाँ, इसको नोट करिएगा। अभी फिलहाल जो है वो अपने आप में सही, इसको मैंने देखो 2 बार पढ़ा दिया, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। देखिए साहित्य अकादमी युवा वर्ष 2025 का पार्वती तिर्की रचना हो जाएगी फिर उगना। और मैथिली की बात करते हैं, नेहा मणि झा, कविता कौन सी हो जाएगी? बनारस आहम। अंग्रेजी पूछेगा तो अद्वैत कोलारकर। कर लीजिएगा अपना। पीछे आते हैं जरा, प्रश्न करेगा साहित्य अकादमी अवार्ड कुल कितनी भाषा में? 23 या 24? 24 भाषा में। और ध्यान दीजिएगा, अवार्ड की शुरुआत कब होती है? 1954 में होती है। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता देने के लिए? कहां के लिए? म्यांमार। ऑपरेशन ब्रह्मा कहां के लिए? म्यांमार के लिए। यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। देखिए कितना घुमाया है, मतलब इतना करने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी दे दिया, जबकि कॉमन क्वेश्चन है। ऑपरेशन ब्रह्मा एक लाइन में हो सकता है, ठीक है। ऑपरेशन सिंधु पूछेगा तो देश बताइए। ऑपरेशन सिंधु कहां के लिए? ऑपरेशन सिंधु कहां के लिए? ईरान। ऑपरेशन गंगा कहां के लिए? ऑपरेशन गंगा पूछेगा तो यूक्रेन। ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन परिवर्तन कहां के लिए? आंध्र प्रदेश। ऑपरेशन परिवर्तन कहां? ऑपरेशन अमानत को चलाने वाला आरपीएफ। ऑपरेशन अमानत आरपीएफ। ऑपरेशन अमानत, ऑपरेशन अमानत। और ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सुरक्षा कवच रेलवे। ऑपरेशन सुरक्षा कवच किसका है? ऑपरेशन सुरक्षा कवच किसका? सुरक्षा कवच किसका? रेलवे। ऑपरेशन अमानत आरपीएफ, ऑपरेशन अमानत
रेलवे दिया हो तो रेलवे, ना दिया हो तो उत्तर क्या होगा? आरपीएफ। ऑपरेशन देवी शक्ति पूछेगा तो अफगानिस्तान। ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन दोस्त पूछेगा तुर्की और सीरिया। ऑपरेशन दोस्त पूछेगा तो तुर्की और, ध्यान रखिएगा। प्रश्न करेगा ऑपरेशन ब्रह्मा किसके लिए? ऑपरेशन महादेव, आतंकियों को मार गिराने के लिए कौन सा ऑपरेशन? ध्यान रखिएगा। द रेजिडेंट फ्रंट जो आतंकवादी संगठन था जिसने पहलगाम हमला किया, उस आतंकवादी संगठन का नाम क्या है? द रेजिडेंट फ्रंट। क्या नाम है? द रेजिडेंट फ्रंट। बोलिए, द रेजिडेंट फ्रंट, द रेजिडेंट फ्रंट। आतंकवादी संगठन जिसने पहलगाम हमला किया था, द रेजिडेंट फ्रंट। द रेजिडेंट फ्रंट के आतंकियों को मार गिराने के लिए सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन महादेव। कौन सा? और अमरनाथ या श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन? शिवा। कौन सा ऑपरेशन? शिवा। अमरनाथ के श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए ऑपरेशन कौन सा? शिवा। कौन सा ऑपरेशन? शिवा। और प्रश्न करेगा ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे है? म्यांमार। अब तेजी से बोलिए, ऑपरेशन ब्रह्मा कहां? ऑपरेशन दोस्त कहां? तुर्की। ऑपरेशन गंगा कहां? ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंधु, पाकिस्तान ही बोलेगा सब। ऑपरेशन सिंधु कहां? सिंधु पूछेगा तो ईरान, और सिंदूर पूछा तो कहां? बना लेंगे। आगे प्रश्न दिया है कि तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैग्रो पहल। भैया मैग्रो पहल की बात करेंगे। मैग्रो पहल के लिए योजना आती है मिष्टी योजना। कौन सी योजना? हाँ, एक योजना लाई गई थी मिष्टी योजना। मिष्टी योजना नोट करिएगा, मिष्टी योजना। और मिष्टी योजना कब की योजना है? तो भारत सरकार ने एक बजट जारी किया था। बजट सन 2023 और 22 और नहीं सॉरी 23 और 24, बजट सन 2023 और 24 जब जारी किया गया, उसमें कहा गया मैग्रो का संरक्षण किया जाए, और उसके संरक्षण के लिए योजना कौन सी चलाई गई? मिष्टी योजना। दिया है सन 2019, कट जाएगा सन 2000 क्या होगा? 23 होगा। रिसेंटली योजना की शुरुआत 2023 में। इसका उद्देश्य मैग्रो को पुनर्स्थापित करना और मैग्रो को क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना है। मैग्रो को सुरक्षा प्रदान करना और इनको पुनर्स्थापित करने की बात इसमें की गई। ध्यान रखिएगा, मिष्टी योजना। यानी हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। दूसरा क्या है? सही है। उत्तर क्या होगा? केवल 2, यानी सी सही हो जाएगा। प्रश्न यूपी पीसीएस का है, ऑनलाइन वाले घबराना मत देख के सब। आगे बढ़े यहां से। आगे प्रश्न दिया है कि सूची 1 को 2 से मिलान करिए। दिया है पुलित्जर अवार्ड के बारे में पूछ रखा है। ध्यान दीजिएगा, इसको आपको याद करना होगा। पुलित्जर अवार्ड के बारे में अगर हम लोग जरा सा पढ़े तो आपको पता होगा पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता। किस क्षेत्र में? याद है ना ये बात? पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड? पुलित्जर अवार्ड। कौन सा? पुलित्जर। पत्रकारिता के क्षेत्र में अवार्ड कौन सा? पुलित्जर। ध्यान रखिएगा। सूसी इबारा, अगर हम सूसी इबारा की बात करते हैं, इनका संबंध किससे है? संगीत से है। किससे है? सूसी इबारा का संबंध किससे? सूसी इबारा का संबंध, सूसी इबारा का संबंध किससे? जैकब जेनिंग्स का संबंध किससे है? नाटक से। किससे है? नाटक। जैकब जेनिंग्स के बारे में ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा न्यूज में थे। और इनका संबंध किससे हो जाएगा? नाटक। सूसी इबारा का संबंध किससे है? संगीत। सूसी इबारा का संबंध किससे? संगीत। यानी बी का क्या है? 3। बी का क्या होगा? 3। बी का क्या होगा? कहीं दिया है बी का 3? बी का 3 ए में भी है और कहां पर? डी में। और डी का क्या होगा? 2। डी का क्या होगा? 2। डी का 2 और कहीं है? यहाँ पे है। और कहीं है? नहीं। उत्तर हमारा क्या होगा? ए हो जाएगा। नोट करिए, ए का मिला लीजिएगा 4 और बाकी 3 का हो जाएगा 1। हो गया, हो गया। देखिए ये जीवनी है, ध्यान रखिएगा। रेसन रॉबर्टसन, ध्यान रखिएगा, जीवनी लेखक। सूसी इबारा एक प्रकार की क्या है? संगीतकार। और पर्सिवल एवरेट की बात करेगा तो फिक्शन है। और ध्यान रखिएगा, अगर हम जैक जेनिंग्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? नाटक। जैक जेनिंग्स करके एक सीरियल भी आता है, ध्यान रखिएगा। अगर जो बात तो देखा होगा तो आराम से इजीली पता लगा सकता है। आगे प्रश्न दिया है कि न्यू पंबन ब्रिज के संदर्भ में कथनों पर विचार कर इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया। बात क्या है? सही है। रेलवे विकास निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा। और आगे यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। बात अपने आप में क्या है? सही है। ठीक है। उत्तर क्या सही होना चाहिए भैया? एक और दोनों क्या है? गलत तो नहीं ना पूछा है ना? ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं पंबन ब्रिज के बारे में, लिखिएगा पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज के बारे में अगर बात करेंगे, पंबन ब्रिज, पंबन ब्रिज के बारे में अगर हम बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी अवस्थिति कहां पे है? अवस्थिति, पंबन ब्रिज की अवस्थिति कहां पर? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु के अंदर इसकी अवस्थिति हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा, ये जोड़ता है किसको? तो पंबन ब्रिज जोड़ता है। पंबन ब्रिज क्या करता है? जोड़ता है। पंबन ब्रिज किसको जोड़ता है भैया? ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु को किसको? एक सेकंड, तमिलनाडु नहीं लिखते हैं, कन्याकुमारी। किसको जोड़ेगा? कन्याकुमारी को किससे जोड़ता है? रामेश्वरम। किससे जोड़ता है? कन्याकुमारी को किससे जोड़ेगा? रामेश्वरम। दरअसल कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु का ही हिस्सा है रामेश्वरम, परंतु यहाँ रामेश्वरम एक द्वीप पर बसा है। उस द्वीप का नाम क्या है? पंबन द्वीप। क्या नाम है? पंबन द्वीप पर बसा होने की वजह से ध्यान रखिएगा, इस ब्रिज का भी नाम क्या दिया गया? पंबन ब्रिज। ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं भारत का दक्षिणी हिस्सा ये वाला, तो यहाँ पर क्या है? कन्याकुमारी। यहाँ पर क्या है? कन्याकुमारी से आगे पढ़ेंगे तो भारत का एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? पंबन है। क्या है? पंबन। और इसी पंबन पे क्या बसा है? रामेश्वरम। क्या बसा है? रामेश्वरम। और इसी पंबन पे बसा है आपका तिलाई मन्नार। क्या बसा है? तिलाई मन्नार। क्या बसा है? तिलाई मन्नार बसा हुआ है इसी पंबन पे। अब तिलाई मन्नार जाता है कहां तक? श्रीलंका तक जाता है। ध्यान रखिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, सुनिए, सुनिएगा। सॉरी, रामेश्वरम जाता है, तिलाई मन्नार ये है ना? हाँ ठीक है। दिया है आपका कि कन्याकुमारी को पंबन ब्रिज से जोड़ने वाले पुल का नाम क्या होगा? पंबन ब्रिज। क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? रामेश्वरम की अवस्थिति किस ब्रिज पे है? किस पर है? पंबन। ध्यान रखिएगा, ये ब्रिज किस प्रकार का ब्रिज है? तो वर्टिकल ब्रिज है। कैसा है? ध्यान रखिएगा, भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज है ये। भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज हो जाएगा, वर्टिकल ब्रिज। ये ब्रिज कैसा है? तो भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज का नाम सुना है? कभी हम लोग सुने होंगे कि हावड़ा ब्रिज ऐसा ब्रिज है, जब बड़े जहाज वहां से गुजरते थे तो ब्रिज को खोलकर हटा दिया जाता था। ठीक है। जो अभी लोहा वाला ब्रिज आप देख रहे हैं, ये वो ब्रिज नहीं है जिसको खोला जा सकता था, समझ रहे हैं ना? वो जिस हावड़ा ब्रिज को खोला जाता था वो इससे पहले भी ना बना था। और पाल्टन पुल सुने हैं? पाल्टन पुल कोई सुना है?
पाल्टून पुल जानते ही नहीं आप लोग? पीपा पुल सुने हैं? हाँ सुना होगा। गांव में छोटी नदियों पे बड़ा सा पीपा लकड़ी लगा के पुल बना है और बाढ़ आते समय हटा दिया जाता है। ऐसा देखा है? कितने लोग नहीं देखे हैं? ये सब बताओ, भारत से बाहर है। हाथ नीचे करिए, पहले हाथ उठा लेते हैं। पीपा पुल हर जगह में दिखता है, ठीक है। अरे छोटे छोटे स्थानों को पार करने के लिए कंक्रीट ब्रिज नहीं है तो पीपा पुल है ना। अरे पीपा तैरता रहता है ऊपर से लकड़ी। सुनिए, सुनिएगा, जब हावड़ा ब्रिज पहला बना था तो पाल्टून पुल के रूप में बना था। उस हावड़ा ब्रिज में किया क्या गया, अब ये वाला ब्रिज तो ऐसे है, यानी जब जहाज को निकलना होगा तो बीच से क्या होगी, निकल जाएगी। ये वाला ब्रिज ऐसे ही है ना, आर्क बना है ना ऐसे हावड़ा ब्रिज, लेकिन वो वाला ब्रिज जो था ऐसे नीचे तैरता था। अब जहाज आएगी तो लड़ जाएगी, तो जहाज लड़े ना, इसलिए बीच का हिस्सा खोल दिया जाता था, खोल के साइड कर लिया जाता था, जहाज गुजरने के बाद लाके फिर उसमें जोड़ दिया जाता था, ठीक है। हावड़ा ब्रिज भी एक प्रकार का कह सकते हैं कि वर्टिकल नहीं था लेकिन खुलने वाला ब्रिज था, लेकिन वो सबसे पुराना ब्रिज था। लेकिन जो अब का ब्रिज वो खुलने वाला नहीं बल्कि क्या है, आर्क है। क्या है? आर्क है अभी का हावड़ा ब्रिज। जरा ध्यान दीजिएगा, ये भारत का पहला वर्टिकल है। भारत का कैसा है? पहला वर्टिकल ब्रिज है। वर्टिकल का मतलब वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल का मतलब पट, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, खड़ा। ये ब्रिज का डिजाइन कुछ ऐसे दिया गया, देखिए ऐसे है। ऊंचाई पे जाएंगे ऐसे, तो धीरे धीरे यहाँ से नीचे उतरेंगे ताकि अगर बीच से कोई जहाज अगर गुजरे मन्नार की खाड़ी से होकर तो इजिली जा पाए, इसलिए इस ब्रिज को बनाया गया। अगर हम पंबन ब्रिज की बात करते हैं, पंबन ब्रिज इसका कितना भाग उठता है तो जरा ध्यान दीजिएगा। पंबन ब्रिज का उठने वाला भाग जो है, उठने वाला, इसका उठने वाला भाग जो है, उठने वाला भाग, पंबन ब्रिज का जो उठने वाला जो वर्टिकल वाला भाग है, ये कितना है तो 72.5 मीटर है। कितना है? 72.5, यानी इसका 72 मीटर ऐसा हिस्सा है जो कि उठ जाता है। और कितना उठता है तो ध्यान रखिएगा, 17 मीटर ऊपर उठता है। 17 मीटर ऊपर तक उठ जाता है इसका हिस्सा, ध्यान रखिएगा। लगभग 72 मीटर हिस्सा जो इसका उठता है, और कितना उठ जाता है तो ओवरऑल 17 मीटर हिस्सा इसका उठ जाता है। और जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी लेंथ पूछेगा, ओवरऑल लेंथ, इसकी ओवरऑल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2.07 किलोमीटर। इसकी ओवरऑल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2.07 किलोमीटर। अटल सुरंग की लंबाई कितना है, 2.09 किलोमीटर। ठीक उसी के तर्ज पे ये ब्रिज भी है जिसकी लेंथ कितनी है, 2.7 किलोमीटर। हो गया? नहीं हुआ? प्रश्न करेगा पंबन ब्रिज की लंबाई कितना है, 2.7 किलोमीटर। कितनी है, 2. अवस्थिति कहां पे, कन्याकुमारी को किससे या तमिलनाडु को किस द्वीप से? भारत का पहला किस तरह का ब्रिज है? उठने वाला भाग कितना है, 72.5 मीटर। और कितना उठेगा, 17 मीटर। ओवरऑल लेंथ कितनी है, 2.07। वर्टिकल ब्रिज कहां पर, तमिलनाडु। वर्टिकल ब्रिज, वर्टिकल ब्रिज सेला सुरंग असम और अरुणाचल प्रदेश। सुदर्शन ब्रिज कहां है, गुजरात। सुदर्शन ब्रिज। जेड मोरा सुरंग कहां, जम्मू कश्मीर। जेड मोरा सुरंग, जेड मोरा सुरंग कहां। अटल सुरंग कहां पे, कहां पे, जम्मू कश्मीर तो नामे नहीं लीजिए, लद्दाख और हिमाचल। लद्दाख और अटल सुरंग, लद्दाख और पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर होगा, ठीक है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और कहां, अटल सुरंग, लद्दाख और हिमाचल। अटल सुरंग की कुल लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर। और इसकी लंबाई कितनी है तो 2.07 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। दिया कि मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, खंजर का 12वां संस्करण आयोजित किया गया। कहां पर, किनके बीच, भारत और किर्गिस्तान के बीच। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर का कौन सा 12वां संस्करण। उत्तर कौन सा हो जाएगा, केवल 3। हैंड इन हैंड बताइए, हैंड इन हैंड कहां पे, भारत और अभ्यास सूर्य किरण, भारत और अभ्यास सूर्य किरण, भारत और जामाता पूछेगा, भारत और धर्म गार्जियन और धर्म संरक्षक जापान। इंद्र अभ्यास, इंद्र अभ्यास, गरुड़ बताइए, गरुड़, गरुड़ अभ्यास, गरुड़ अभ्यास, इक्वेरियन, इक्वेरियन मालदीव, इक्वेरियन, इक्वेरियन, टाइगर ट्रम्प, टाइगर ट्रम्प अमेरिका, टाइगर ट्रम्प। रिम्पेक वायुसेना की नौसेना, नौसेना का विश्व में सबसे बड़ा अभ्यास कौन सा, रिम्पेक। क्या है, नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास कौन सा, कौन सा अभ्यास, रिम्पेक अभ्यास। बना लेंगे इतना, चलिए उत्तर लगा लीजिएगा। ठीक, आगे प्रश्न सूची 1 को 2 से मिलान करिए। ये मैंने पढ़ाया था, ओसामू सुजुकी कंपनी का नाम सुना है आपने। सुजुकी कंपनी एक प्रकार का क्या है, उद्योग है। क्या है, उद्योग। अगर इतनी बात पता है तो आप सीधे उत्तर लगा सकते हैं। ओसामू सुजुकी का संबंध किससे है, व्यापार और उद्योग। अब आइए ढूंढते हैं, देखिए काम बन पाता है कि नहीं अपना। ए का संबंध किससे है, 2 से। ए का क्या होगा, 2, यानी ना तो उत्तर सी होगा ना ही बी होगा। आगे बढ़िए, अभी तो नहीं मिल पाया। साहित्य और शिक्षा, दवा और कला, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम का संबंध किससे है, कला से। किससे है, कला से है, यानी एक का क्या है, डी है, यानी डी का 1 होगा। डी का 1, डी का 1 का मतलब उत्तर क्या है, बनाइए। और ये सभी पद्म विभूषण वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सभी पद्म विभूषण वाले प्राप्तकर्ता विजेता हैं, पद्म विभूषण। और आज नहीं, कभी क्वेश्चन पद्म विभूषण पे देंगे, जिसका डिस्कशन अच्छे से करा देंगे। आज कराएंगे तो अधूरा ही रह जाएगा, याद करिए इसको। अगर प्रश्न करेगा ओसामू सुजुकी का संबंध किससे, व्यापार और, ओसामू सुजुकी व्यापार और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम का संबंध कला। अगर लक्ष्मी नारायण शब्द छोड़ दीजिए, सुब्रमण्यम भी बोलिए तो लगा है कला जैसा। सुब्रमण्यम का संबंध किससे है, सुब्रमण्यम का संबंध किससे, सुब्रमण्यम का संबंध किससे, सुब्रमण्यम का संबंध किससे, कला से। नागेश्वर रेड्डी का संबंध किससे, दवा यानी चिकित्सा, किससे, नागेश्वर रेड्डी का संबंध किससे, दवा से। और ध्यान रखिएगा, वासुदेव नायर का संबंध किससे, साहित्य और शिक्षा। वासुदेव नायर साहित्य और, वासुदेव नायर का संबंध साहित्य और, वासुदेव नायर का संबंध साहित्य और। सुदर्शन रेड्डी का संबंध किससे, दवा या चिकित्सा, किससे होगा। ओसामू सुजुकी का संबंध किससे है, ओसामू सुजुकी। सुब्रमण्यम का संबंध किससे, अच्छा सुब्रमण्यम का संबंध कला, सुब्रमण्यम का संबंध ओसामू सुजुकी, ओसामू सुजुकी। नागेश्वर रेड्डी दवा या चिकित्सा, नागेश्वर रेड्डी दवा या, नागेश्वर रेड्डी दवा या चिकित्सा। और ध्यान रखिएगा, वासुदेवन नायर का संबंध किससे है, शिक्षा और किससे, शिक्षा और
साहित्य से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम या योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य को पूरा करने में शामिल नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं शामिल, नहीं पूछा है, नहीं शब्द पूछ रखा है आपसे, तो ध्यान रखिएगा। एक तो शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम, कौन सा? शिक्षा भी जुड़ा है इसमें, शिक्षा और दीक्षा कार्यक्रम, हम लिख देते हैं इसको अच्छे से, शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा और दीक्षा कार्यक्रम, शिक्षा और दीक्षा कार्यक्रम जुड़ा हुआ है इससे। और क्या जुड़ा है? तो उल्लास भी जुड़ा है। क्या जुड़ा है? उल्लास, क्योंकि 100% साक्षरता कवर वाली योजना कौन सी है? उल्लास है। 100% साक्षरता कवर वाली योजना कौन सी है? उल्लास। कौन सी योजना है? उल्लास। भारत निर्माण कार्यक्रम की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार की टारगेटेड योजना है और कहा गया भारत निर्माण के लक्ष्य को सरकार कब तक पूरा करेगी? सन 2047 तक, और भारत को विकसित राष्ट्र घोषित करेगी। कैसा राष्ट्र? विकसित राष्ट्र घोषित करेगी। और कब तक करेगी? तो 2047 तक करेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। उल्लास और क्या होगा? दीक्षा। पूछा क्या है? कौन सा? नहीं है। जो नहीं है वही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। लगाइए केवल 3, लगाए सब लोग। उल्लास कार्यक्रम समझते हैं सब लोग? उल्लास कार्यक्रम की बात करते हैं भैया, उल्लास, ध्यान रखिएगा। उल्लास, अगर हम उल्लास कार्यक्रम की बात करते हैं, कार्यक्रम कब का है? कार्यक्रम कब का? सन 2025। उल्लास कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? आयोजन कहां पर? लद्दाख। उल्लास कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? लद्दाख के अंदर। और भैया ध्यान दीजिएगा, उल्लास कार्यक्रम किस मंत्रालय का विषय है? शिक्षा मंत्रालय। किस मंत्रालय का विषय है? शिक्षा मंत्रालय। उल्लास कार्यक्रम के तहत एक योजना आई थी, योजना पढ़ाया था आपको, योजना आई थी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम नाम की एक योजना थी, ऐसा मैंने बताया था। योजना को शुरू करा गया था कहां से? वाराणसी। कहां से शुरू करा गया? वाराणसी। और कितने साल? 15 से अधिक। कितने वर्ष? 15 से अधिक आयु के लोगों को क्या दिया जाए? शिक्षा दिया जाए, तभी जाके शिक्षा के अनुपात को हम कंप्लीट कर पाएंगे। अब सोचिए, बिहार को 100% साक्षर करना है तो हम लोग के साक्षर होने से थोड़ी होगा। अरे हम लोग की जितनी साक्षरता है उतनी है 68%। सॉरी कितना है भाई? जो भी अपना देख लीजिएगा, कितना दिखा रहा था? 68। बाकी देख लीजिएगा आगे घटा बढ़ा होगा आगे, सुनिएगा। तो हम लोग के शिक्षित होने का आंकड़ा कंप्लीट है, लेकिन हमारे घर में दादाजी, मम्मी, पिताजी, ये सभी लोग क्या है? अनपढ़ हैं। इन्हीं का आंकड़ा बिहार को क्या कर रहा है? डाउन कर रहा है। तो सरकार ने कहा कि अगर इस तरह की बात है तो भैया 0 से 14 तक तो हमने प्रावधान कर दिया, 0 से 14 वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए, ऐसा संविधान का मूल अधिकार कहता है, आर्टिकल 21 का क। ठीक है, कहा गया। तो 15 के बाद की जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं है 15-14 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, पैसे नहीं सभा में। सरकार ने कहा कि हम एक ऐसा कार्यक्रम लाते हैं कि गांव गांव में हम खोलेंगे स्कूल, जिसका हम नाम देंगे एकलव्य विद्यालय। ऐसा सुना है? बिहार में है एकलव्य विद्यालय? नहीं है, होगा तो बहुत गलत बात। केंद्र सरकार की योजना है, बिहार में एकलव्य विद्यालय कहीं ना कहीं जरूर होगा, होगा, होगा। गांव के लोगों द्वारा संचालित होता है, और गांव के जितने भी आप बुढ़वा को कह देंगे स्कूल आइए बैग लेकर, कोचिंग आइए, तो आप आएंगे। घर के बुजुर्ग बैग लेकर कोचिंग नहीं आएंगे, तो कहा गया उनको जहां बैठते हैं वहीं पढ़ाइए, चाय की दुकान पर बैठते हैं वहीं स्कूल बनाइए और वहीं पढ़ाइए। दरअसल इसका उद्देश्य ही था कि शिक्षा को हर घर और हर जगह दी जाए, मतलब जो जहां मिले उसको वहां शिक्षा दो, सीधे तौर पे। ठीक है, चलिए। उल्लास कार्यक्रम नव भारत साक्षरता कार्यक्रम वाराणसी 15 से अधिक उम्र के लोगों को शिक्षित किया जाए। 15 से 59 का हालांकि आंकड़ा दिया गया इसमें। और आगे बढ़ेंगे। उल्लास कार्यक्रम के तहत जो राज्य 100% साक्षर होगा उसका नाम क्या होगा? 100% साक्षर कौन? मिजोरम। कौन होगा? दूसरा बोलिए, गोवा। कौन होगा? तीसरा बोलिए, तीसरा। तीसरा कौन सा? चौथा बोलिए, चौथा कौन सा? लद्दाख। चौथा कौन सा? पांचवा कौन सा? पांचवें नंबर पे हिमाचल। यानी 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 100% साक्षरता को कवर किया, जिसमें सबसे टॉप पे कौन है? मिजोरम। और सबसे टॉप यूटी कौन सा है? तो लद्दाख। 100% साक्षरता गेन करने वाला सबसे टॉप यूटी कौन सा है? लद्दाख। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूजल गुणवत्ता, केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा, किसके द्वारा? केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा जल गुणवत्ता की जांच की जाती है। और भैया ध्यान दीजिएगा, अगर हम जल की गुणवत्ता की बात करते हैं, हटा सकते हैं भैया इसको, अगर हम जल की गुणवत्ता की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा वाटर। अगर हम वाटर की गुणवत्ता की बात करते हैं, जल की गुणवत्ता की, तो जल की गुणवत्ता का जो प्राकृतिक मापन है, जो हम प्राकृतिक मापन प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक मापन, तो जल की गुणवत्ता का प्राकृतिक मापन है, यानी इसमें किसी यंत्र का प्रयोग नहीं होता। ये कौन सी हो जाएगी? तो डॉल्फिन होगी। क्या होगी? गंगा डॉल्फिन। कौन सी होगी? गंगा डॉल्फिन होगी। लेकिन इसका प्रयोग हम केवल उत्तर भारत में कहां कर सकते हैं? उत्तर भारत में जल की स्वच्छता जांचने में उपयोगी आपकी गंगा डॉल्फिन। अगर डॉल्फिन दिखी तो मान लीजिए जल क्या है? स्वच्छ है। नहीं दिखी तो जल में ऑक्सीजन की क्या है? कमी है। तो ध्यान रखिएगा, वाटर जो है अशुद्ध तभी होगा, वाटर जो है वाटर ये अशुद्ध तभी होगा जब उसमें ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी। भैया ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण पानी क्या होता है? अशुद्ध होता है। इस ऑक्सीजन की कमी को नापने के लिए एक परीक्षण किया जाता है जिसको हम बोलते हैं बीओडी। क्या बोलते हैं? बीओडी। बीओडी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल। क्या होता है? बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका नाम होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी बीओडी परीक्षण के तहत जल में ऑक्सीजन की कमी को हम मापते हैं। अगर बीओडी का मान ज्यादा होगा, अगर बीओडी का मान क्या होगा? ज्यादा। क्वेश्चन एग्जाम में है कि अगर बीओडी टेबल पे बीओडी का मान अगर ज्यादा होता है तो जल शुद्ध है कि अशुद्ध है? जल कैसा है? शुद्ध कि अशुद्ध? शुद्ध होगा। भैया हम डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, यानी जल की क्या है? अशुद्धि है। भाई जल अशुद्ध होगा तभी तो ऑक्सीजन की मांग ज्यादा करेगा, यानी जल में ऑक्सीजन की क्या है? कमी। ठीक है, जल में ऑक्सीजन की कमी होने पर जल ऑक्सीजन की मांग करता है, इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि बीओडी। और ध्यान रखिएगा, बीओडी अगर हम जल को मापते हैं, अगर बीओडी का मान क्या हो? कम हो। बीओडी का मान क्या हो? कम, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मांग कम हो, ऑक्सीजन की मांग कम हो, यानी जल कैसा है? शुद्ध है। जब जल में ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्यों मांगेगा? नोट करिए। हो गया? इतना हो गया? अब जरा ध्यान दीजिएगा, वाटर की बात करिए तो बढ़िया से कर लेते हैं। अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर भैया अगर हम वाटर की बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, वाटर के लिए उड़ीसा में छाता परियोजना है ना। उड़ीसा में कौन सी परियोजना? छाता परियोजना सन 2023 और 24।
23 और 24 दोनों सालों में चलाई गई छाता परियोजना। और जरा ध्यान दीजिएगा, वाटर की बात करते हैं तो वाटर के लिए जल जीवन मिशन लाया गया। वाटर के लिए जल जीवन मिशन लाया गया, जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन को भैया कब लाया गया? सन 2000 कब? 20 में, 19 में लाया गया यार, सन 2019 में। और इसी के तहत एक कार्यक्रम चलाया गया, हर घर जल योजना। हर घर जल योजना कार्यक्रम चलाया गया, हर घर जल योजना। और इस हर घर जल योजना कार्यक्रम में कहा गया कि प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाया जाए, और इसमें बिहार का भी अपना स्थान है। ध्यान रखिएगा, कंप्लीट 100% नल से जल पहुंचाने में भी बिहार का स्थान है अपना। अरे भले ना दिखे लेकिन है। चलिए पूछेगा इसमें टॉप स्टेट कौन सा हो जाएगा? तो गोवा। कौन सा होगा? गोवा। टॉप जिला कौन सा हो जाएगा? बुरहानपुर। कौन सा होगा? बुरहानपुर टॉप जिला होगा। और संवा जिला पूछेगा भैया कौन सा हो जाएगा? संवा जिला हो जाएगा चंबा। क्या होगा? चंबा। हर घर जल योजना में टॉप राज्य कौन सा है? क्या बताएंगे? गोवा। टॉप जिला कौन सा? बुरहानपुर। और संवा जिला कौन सा है? चंबा है। नोट करिए, हो गया। आगे बढ़ते हैं ना। आगे प्रश्न दिया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो भैया वित्त मंत्रालय किसके अधीन है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय की योजना है मुद्रा योजना। पढ़ाया था ना आपको, ठीक है। उत्तर केवल 3 लगाइए तो इसमें बताएं। फिर मुद्रा योजना की बात करते हैं। मुद्रा योजना कब आती है? सन 2015। कब? सन 2000 कब? अरे मुद्रा योजना कब? सन 2000। लोन की कितनी कैटेगरी? 4। पहले कितनी थी? 3। अब बढ़ के कितना? 4। चौथा बढ़ा तरुण प्लस। क्या बढ़ा? जो मुद्रा योजना के तहत लोन की राशि 10 लाख की बढ़ाकर कितना कर दिया? 10 लाख की राशि को बढ़ा के कितना बना लेंगे? चलिए आगे, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन 2025 और 24 जारी किया गया? भैया वेतन कौन जारी करेगा? मजदूर वाला संगठन, वही जारी करेगा ना। ध्यान रखिएगा, अरे जो लोग सरकार के अधीन होते हैं उनको सैलरी मिलती है, मतलब सरकार का उनके द्वारा वेतन मिलता है। और जो वैश्विक वेतन होता है, जो विश्व स्तर पर मजदूरों के लिए जो वेतन अलाट किया जाता है कि 8 घंटे का न्यूनतम इतना वेतन होगा, ये अलाट करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो विश्व स्वास्थ्य श्रम संगठन की है। किसकी है? विश्व श्रम संगठन, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आईएलओ। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1919 में। आईएलओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा। कहां पे है? जेनेवा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर? जेनेवा। स्थापना होती है 1919। और ध्यान रखिएगा, इसी की स्थापना दिवस के समारोह पर ध्यान रखिए 1 मई को। कब? 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस। कौन सा दिवस मनाएंगे? मजदूर दिवस मनाते हैं। चलिए अब आगे, अंतरराष्ट्रीय पुनर्विकास, इस बैंक का नाम दिया रखा है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। हाँ, वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक की बात कर लीजिएगा। WB क्वेश्चन पूछा था ना पीसीएस में, पूछा था, मैंने पढ़ाया था, ब्रेटन वुड्स पढ़ाया होगा आपको, पढ़ाया था ना। पूछा था कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से स्थापना हुई थी क्या? एकदम हुई थी भाई। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी कहां पर है? डीसी में है। आया था ना दोनों क्वेश्चन, दोनों स्टेटमेंट आया हुआ था। उत्तर क्या होना चाहिए भाई? उत्तर क्या होगा? बी होगा। चलिए बढ़िया आगे। आगे प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक, अच्छा सेम क्वेश्चन है। आगे प्रश्न दिया है कि मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूएनडीपी ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट को पेश किया था। बात क्या है? सही है। मानव विकास सूचकांक को विकसित करने वाली टीम का नेतृत्व महबूब उल हक और प्रोफेसर प्रिस्मत ने किया था। बात क्या है? सही है। महबूब उल हक इसमें मुख्य भूमिका निभाए थे। और ये कहां के थे? पाकिस्तान। कहां के? पाकिस्तान। मानव विकास सूचकांक को हम एचडीआई इंडेक्स कहते हैं। और भैया अगर हम एचडीआई की बात करते हैं, एचडीआई की बात करते हैं, इसको हिंदी में मानव विकास सूचकांक, इसको हिंदी में बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, इस मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान बताइए जरा। भारत का स्थान कितना? भारत का स्थान 123वां। मानव विकास सूचकांक के कुल कितने आधार बताए गए? 3 आधार। कितने? 3। ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। और आगे प्रश्न दिया कि मई सन 2025 में पुष्कर मेला, राजस्थान। मुझे पता था। हाँ, पुष्कर मेला पूछेगा तो कहां पर? राजस्थान। लेकिन पुष्कर महाकुंभ पूछा तो कहां? हाँ, पुष्कर कुंभ मेला कहां? उत्तराखंड। पुष्कर कुंभ मेला कहां? उत्तराखंड। भैया ध्यान रखना साहब, दिक्कत हो जाता है अगर महाकुंभ पूछेगा। महाकुंभ, अगर महाकुंभ पूछा तो कहां पर? प्रयागराज। कहां पर? महाकुंभ पूछा तो प्रयागराज। लेकिन व्यापार महाकुंभ पूछा तो, व्यापार महाकुंभ पूछा तो कहां पर? पटना में। कहां पर? पटना के अंदर। देखो है ना कुछ परिवर्तन। अब पता चला व्यापार महाकुंभ दिया है और पहला ऑप्शन प्रयागराज, सीधे लगाओ उसी को, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन आगे नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, पुष्कर देखते ही पुष्कर मेला सुना था, सीधे लगाए उत्तर राजस्थान। लेकिन पुष्कर कुंभ की बात करेगा तो आप क्या बताएंगे? और खाली पुष्कर मेला पूछेगा तो राजस्थान। भैया ध्यान दीजिएगा, प्रश्न करेगा आपसे हर्बल कॉरिडोर। हर्बल कॉरिडोर कहां पर बनाया गया? हर्बल कॉरिडोर बताइए। उत्तराखंड। कहां पर? उत्तराखंड। और हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां पे बनाया गया? हिम तेंदुआ के लिए केंद्र स्थापित किया गया कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। आगे बढ़िएगा, तीसरे नंबर पे हर्बल कॉरिडोर हिम तेंदुआ के लिए संरक्षण केंद्र कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। आगे प्रश्न करेगा चार धाम, प्रश्न करेगा चार धाम प्रोजेक्ट कहां का हो जाएगा? चार धाम प्रोजेक्ट कहां पे? उत्तराखंड। और चौथे नंबर पे समान सिविल सनिता, समान सिविल सनिता हाल ही में किस राज्य में? उत्तराखंड। चलिए आगे प्रश्न दिया है, सूची 1 को 2 से मिलाइए। चंद्रयान 3 गया था 14 जुलाई को। कब गया था? कब गया था? 14 जुलाई। और पहुंचा कब था? पहुंचा कब था? 23 अगस्त को। कब पहुंचा था? 23 अगस्त को पहुंचा। और इसी उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं? अंतरिक्ष दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। 23 अगस्त, 14 जुलाई को चला था, 23 अगस्त को पहुंचा। यानी ए का क्या होगा? 3। ए का 3 दिखा है कहीं पे? ए का 3, ए का 3। उत्तर ना तो बी होगा, नहीं क्या होगा? सी होगा। आइए देखते हैं फिर क्या होगा। आदित्य एल1 की बात करते हैं 2 सितंबर। कब? 2 सितंबर। आदित्य एल1 कब? 2 सितंबर। यानी बी का क्या है? 1। बी का क्या है? ओहो, ये तो मैच हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इनसेट नामक उपग्रह छोड़ा गया था 17 फरवरी को। कब छोड़ा गया? यानी सी का क्या होगा? 2। सी का क्या होगा? 2। उत्तर क्या है? 1। बनाइए, बनाइए। देखिए सन पूछता है, हम सन कई बार पढ़ाते हैं, पूछता भी है।
बनाइए, इसको नोट करिए। आगे चंद्रयान 3 की बात करेगा तो भैया 3 का तो जो था वो हो गया, सफल था कि असफल था? कैसा रहा? सफल रहा। अब चंद्रयान 4 के बारे में चर्चा की जाए तो 2027, 2000। और चंद्रयान 5 की बात की जाए तो लुपेक्स, कौन सा मिशन? भारत के साथ कौन? जापान। भारत के साथ कौन शामिल है? लुपेक्स मिशन में भारत के साथ, लुपेक्स मिशन में भारत के साथ जापान है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको मिला लीजिएगा। RLV एलेक्स मिशन जो था ये कब छोड़ा गया? तो 2 अप्रैल सन 2023 को छोड़ा गया। हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसरो जरा याद रखिएगा। अगर हम इसरो की बात करते हैं, इसरो, अगर हम इसरो की बात करेंगे तो सबसे पहला नाम लेते हैं आर्यभट्ट। किसका नाम लेते हैं? आर्यभट्ट का नाम ले लेते हैं। सबसे पहला नाम लेते हैं आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? 1975। आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 1900। आर्यभट्ट 1900। अरे बोलो, सब पहला उपग्रह कौन? 1900 कब? किस देश की सहायता से? रूस की। किसकी सहायता से? हाँ, अब सही लग रहा है। हे भगवान, क्या बोल रहे हो? अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान अगर हम प्रथम की बात करते हैं, द्वितीय की बात करते हैं, तृतीय की बात करते हैं, चतुर्थ की बात करेंगे और पंचम की बात करेंगे। चंद्रयान प्रथम वाला छोड़ा गया सन 2008 में, सन 2008। दूसरा सन 2019, तीसरा सन 2023, चौथा सन 2027, पांचवा जाएगा 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 मतलब लुपेक्स है। आगे मंगलयान की अगर हम बात करते हैं, मंगलयान, मंगलयान गया था सन 2013 में। कब गया था? सन 2013। भैया हम गगनयान की बात कर लेते हैं। गगनयान, गगनयान सन 2026 और 27, सन 2026 और 27। भारत का पहला मानव युक्त मिशन कौन सा? गगनयान। कौन सा होगा? भारत का पहला मानव युक्त मिशन कौन सा? भारत का पहला मानव युक्त मिशन कौन? गगनयान। प्रश्न करेगा आदित्य L1 मिशन। अगर हम आदित्य L1 की बात करते हैं, आदित्य L1, आदित्य L1 मिशन कब? सन 2023 में। आदित्य L1 सन 2000। भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा? आदित्य L1। भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा? आदित्य L1। भैया यहाँ से एक बात और ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न और आपसे करेगा। प्रश्न क्या करेगा? हाँ, इसरो द्वारा प्रश्न करेगा, इसरो द्वारा, इसरो द्वारा सर्वाधिक सैटेलाइट, इसरो द्वारा, इसरो द्वारा सर्वाधिक सैटेलाइट अब तक कितना छोड़ा गया है? तो 114। कितना छोड़ा गया है? 114। 114 की 104, 114, 104 होगा, सॉरी 104। सर्वाधिक अब तक 104 सैटेलाइट को छोड़ा। दरअसल 104 इसलिए क्योंकि नासा ने भी छोड़ा, और नासा ने अपना ओवरऑल कितना छोड़ा सैटेलाइट? 144। कितना छोड़ा? 144। भारत अभी 40 पीछे है, तो नोट कर लीजिएगा। हाँ, और यहां से एक प्रश्न और पूछेगा, आजादी सेट के बारे में पूछेगा। आजादी सेट अगर प्रश्न करेगा, आजादी सेट, आजादी सेट जिसको आप EOS 02 के नाम से जानते हैं, इसको छोड़ा गया था सन 2023 में। कब छोड़ा गया? सन 2023। ये असफल हो गया था, सफल नहीं हुआ था। SSLV से छोड़ा गया था, एक PSLV, GSLV, LVM, ठीक है, RVM, एक केवल VM है और एक SSLV है। SSLV से छोड़ा गया लेकिन नीचे में गिर गया। आगे बढ़े यहाँ से। अरे नीचे का मतलब समंदर में गिरा, ऐसे भारत में थोड़ी गिरेगा। गिरा, पता चला केरल गया। अब ठीक है, इसलिए पश्चाताप करने के लिए समंदर का किनारा ढूंढते हैं, और जब रॉकेट छोड़ते हैं थोड़ा सा कर्व रखते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे, जाके किसी देश के ऊपर अटैक कर देगा थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर जाने के बाद ये एकदम सीधा नहीं हो पाता है। जब ये निर्वात से बाहर निकलता है तो ये ऐसे पट हो जाता है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, पता चला कि जैसे पट हुआ और पता चला हमने कर्व किया है ज्यादा, तब तो वैसे घूमेगा, फिर जाके चीन के ऊपर गिर गया। चलिए आगे प्रश्न दिया है। हाँ, चीन जब भी मिसाइल छोड़ता है, आसपास के देश सभी अलर्ट, आसपास के देशों का रडार अलर्ट कि भैया क्या पता कल को गिर जाए। ठीक है, एक मिसाइल छोड़ा, कहा कि हमसे गलती से छूट गया, मतलब हम बटन नहीं दबाने वाले थे, जिसे नहीं तो किसी ने हाथ पकड़ा जाके दबा दिया। ठीक है, इस तरह का गलती से छूट गया, आके हिंद महासागर में गिरा हूं। सोचिए, थोड़ा सा मिस हो गया, ये तो गिर जाता भारत में। अभी भारत सरकार ने इस एवज में चीन से जुर्माना लिया। ये बताओ कल को तमिलनाडु में गिरता तब कौन जिम्मेदारी लेता? दिया है प्रश्न कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है कौन? भारत। बात अपने आप में क्या है? सही है, ध्यान रखिएगा। हाँ, मोबाइल के संबंध में जरा ध्यान रखिएगा। मोबाइल गेमिंग बाजार, मोबाइल निर्यात बाजार है। देखिएगा, मोबाइल फोन निर्यातक बाजार, निर्यातक बाजार, बाजार वे किसको बोलते हैं? तो इसी को। और कौन से नंबर पे है इसमें भी? तो दूसरा नंबर पे। मोबाइल गेमिंग में भी कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर। और कहा गया कि भारत में इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या 900 मिलियन प्लस है, 900 मिलियन प्लस है। तो भैया प्लस दिया है मतलब ऑथेंटिक डेटा PIB में प्लस दिया है, तो 950 का मतलब ज्यादा ही है। ठीक है, उत्तर मान सकते हैं इसको, यानी A और R दोनों, R, अच्छा A और R होना चाहिए ना, A और R दोनों क्या है? सही है। दिया है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेमिंग बाजार है। इसका कारण यह है कि 900 मिलियन इंटरनेट चलाते हैं। भैया 900 मिलियन इंटरनेट चलाते हैं, लेकिन सब गेम में खेलता है क्या? नहीं, यानी कथन R, सॉरी कथन A को कारण R सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है यार। मतलब कहा गया 900 मिलियन लोग चलाते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि सब गेम में इन्वॉल्व है। हाँ, कुछ ऐसी मात्रा है जो कि भारत में गेम में इन्वॉल्व है, और उन मात्राओं की संख्या में भारत का स्थान क्या है? दूसरा है। ठीक है, कथन A और R दोनों सही, लेकिन कोई किसी की व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे, निम्नलिखित में से किसने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुका अवार्ड जीता? कौन? बारो मुत्ताक। रचना का नाम क्या है? रचना का नाम क्या है? हार्ट लैम्प लगाइए, और इंपॉर्टेंट, मेरा मतलब दिल कर रहा है कि आएगा। लिखिए, लिखिए हार्ट लैम्प, और उत्तर लगा लीजिएगा, कहां गया? बी होगा। आगे बढ़े यहाँ से। आगे प्रश्न दिया कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, पढ़ाए थे ना इसको? देखिए है एग्जाम में। इसे प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को भोपाल में लॉन्च किया गया। बात अपने आप में क्या है? आगे, इसे आकांक्षी जिले में कृषि प्रगति में तेजी लाने के लिए किया गया। ये बात भी क्या है? सही है। उत्तर क्या होगा? एक और दोनों सही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की अगर हम बात करते हैं, धन धान्य योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, ये बजट की योजना है, बजट की,
इसकी घोषणा बजट के दौरान किया गया था, बजट के दौरान। और कौन से बजट में इसकी घोषणा की गई? तो सन 2024, एक सेकेंड, सन 2025 और कब का बजट है? 26 का बजट, ठीक है। और इसकी बात इससे पहले भी की गई थी, 24 और 25 वाले बजट में भी कहा गया था इसके बारे में, हालांकि वर्बली बोला गया था, लेकिन लिखित आधार दिया गया सन 2024 और 25 और कब? 26 में। और इसको लागू किया गया कब? लागू का डेट देख लीजिए, दिया हुआ है 11 अक्टूबर कब? सन 2025, 11 अक्टूबर सन 2025 को योजना को लागू किया जाता है। और ध्यान रखिएगा भैया, योजना को कितने जिलों में? तो ध्यान रखिएगा 100 जिला, और 100 जिला का कितना किसान लाभान्वित होगा? 1.7 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होगा। तो बात को ध्यान दीजिएगा। जनधन योजना को लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है सरकार का? तो सरकार ने कहा कि हमें उत्पादकता बढ़ानी है। क्या करना है? उत्पादकता को क्या करना है? बढ़ाना। उत्पादकता को क्या करना है? जो किसान ऋण लेते हैं, ऋण क्षमता को भी क्या करना है? बढ़ाना है। ऋण क्षमता को क्या करना है? बढ़ाना। एक तीसरा था, और क्या है? अरे क्या है भैया? नहीं है। निर्यात यानी फसलों को बेचने की दर को क्या करनी है? बढ़ानी। आगे प्रश्न दिया है कि नए सिरे से तैयार किया गया सुगम्य भारत ऐप के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। इसे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया, वरिष्ठ और दिव्यांग के लिए भी, वरिष्ठ और दिव्यांग के लिए इसको लॉन्च किया गया। यानी उत्तर हमारा क्या है? एक और दोनों सही। लगाइए उत्तर भैया। आगे प्रश्न दिया है विश्व पैरा एथलेटिक्स, पढ़ाया थी इसको। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत समग्र तालिका में कौन से स्थान पर? स्थान कौन सा? और भैया कितना पदक जीत कर आया था? 10वां पदक। कितना? 22। 22 पदकों में 6 क्या था? गोल्ड। 6 क्या था? और रजत कितना था? 9 क्या था? रजत। और 7 क्या होगा? 7 क्या होगा? कहां से 22 हो रहा है? 9 6 15 7 22। ध्यान दीजिएगा, पहला गलत हो जाएगा और दूसरा क्या है? सही है। केवल 2 सही है, नोट कर लीजिएगा। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन की अगर बात करते हैं, आयोजन, इसका आयोजन किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहर नेहरू स्टेडियम, पंडित जवाहर नेहरू स्टेडियम में इसको शुरू किया गया। कब करा गया? सन 2025 के अंदर, नई दिल्ली। आगे पढ़ा देंगे इसको। आगे बढ़ते हैं कि नोबेल शांति अवार्ड बताए थे ना, वेनेजुएला। कहां पर? वेनेजुएला। कौन किसको दिया गया? मारिया, किसको दिया गया? मारिया कोरिना, मारिया कोरिना, बस बस इतना ही, मारिया कोरिना को दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 7 देशों में शांति समझौता कराया। भाई डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद था कि अवार्ड किसको मिलना चाहिए? मुझे, ठीक है। अवार्ड इनको नहीं दिया गया। और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब वैश्विक पटल पे 7 देशों के मुद्दे को सुलझाना मतलब बड़ी बात होती है। उसमें एक तो भारत और पाकिस्तान को छोड़ लिया, ठीक है। वो भले सुलझा नहीं था, दरअसल अमेरिका सुलझाता नहीं है जी। जैसे मान लीजिए अगर गांव में आप ही प्रधान बन गए तो गांव के हर मुद्दे में जाना तो आपकी जिम्मेदारी है, नहीं जानेंगे तो कोई जानेगा कैसे? तो अमेरिका क्या करता है, बड़ा संपन्न देश होने की वजह से हर किसी के मुद्दे में टांग अड़ाता है, ठीक है। जिसे कोई नहीं बुलाया तब वो चला जाएगा फरियाने, मतलब, ठीक है। कभी सुनेगा किसी से चीन विन से, ठीक है, लाइन पे आ जाएगा। चलिए, कोरिया से कोई मामला होता है तो कभी फरियाने गया, ऐसा सुना है? चीन और कोरिया का मामला अमेरिका गया, उसमें वो शांति समझौता कराने, ऐसा कुछ सुना है कभी? नहीं। पता है कि कोरिया वाला खतरनाक है, ठीक है। हाँ, आगे प्रश्न दिया है शांति समझौता, लिख लीजिएगा, लिखिएगा। विश्व में 7 देशों में शांति समझौता, 7 देशों में शांति समझौता कराया। 7 देशों में शांति समझौता। भैया 7 देश कैसे हो गए? देखो, ईरान को ले लीजिए, ईरान और कौन? इजराइल। ईरान और इजराइल, एक ईरान और इजराइल। एक नाम ले लीजिए, रूस, रूस और कौन? रूस और कौन? रूस और कौन? यूक्रेन। और एक मुद्दा था भारत और कौन सा? पाकिस्तान। और एक देश अकेला बेचारा फिलिस्तीन। ध्यान रखिएगा, कितने हो गए जी? आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध हुआ था, अमेरिका ने केवल उसमें भूमिका निभाई थी, शांति समझौता नहीं कराया था, बाकी सब में कराया गया। हाँ, एक चीज और सुनिएगा, इसमें 7 देश और शांति समझौता कराने वाले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। किसने कराया? तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शांति समझौता। और ट्रंप अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? 40वें बने। किसको हरा के बने हैं? जो बाइडेन को। किसको हराया? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाते हैं। और सुश्री दीपिका पादुकोण को भारत का मानसिक, दोनों कथन क्या है? सही है, लगा लीजिएगा उत्तर, एक और दोनों सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न दिया है आपका, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत प्रमुख बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब से जोड़ा। दिए थे क्वेश्चन, 2 दिन दिए थे, 2 दिन का उत्तर अलग अलग दिए थे। आज एक तीसरा भी जुड़ा इसमें दीनदयाल पोर्ट होगा, एकदम होगा। मारमुगांव होगा, नहीं। चिदम्बरम होगा, पारादीप होगा, कम होगा। नीचे 1 3 और कौन हो जाएगा? 4। हमने अलग अलग करके दिया था, आज मैंने इंक्लूड करके दे दिया, इनको याद कर लीजिएगा। प्रश्न करेगा हरित हाइड्रोजन मिशन में शामिल बंदरगाह कौन से? तो दीनदयाल, चिदम्बर पोर्ट और कौन सा? पारादीप पोर्ट। आगे देखिए, प्रश्न दिया है कि विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर? अबू धाबी में। कहां पर किया गया? अबू धाबी के अंदर। प्रश्न करेगा विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहां? दुबई। और प्रश्न करेगा आपसे कि सौर ऊर्जा पर सम्मेलन कहां पे? दिल्ली। विश्व का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां? दिल्ली। विश्व पुस्तक मेला कहां? दिल्ली। भारत टेक्स कहां? दिल्ली। रायसीना बैठक कहां? दिल्ली। भारत पर्व कहां पे? दिल्ली। भारत पर्व कहां पे? चुनाव आयोग को लेकर सम्मेलन कहां पर? दिल्ली। कहां पर? हेमिस त्योहार कहां पर? लद्दाख। हेमिस त्योहार कहां पर? लद्दाख। और कृषि मंत्रियों की बैठक कहां? नेपाल। कृषि मंत्रियों की बैठक। युवा सम्मेलन कहां पर? मोबाइल कांग्रेस कहां पर? बेंगलुरु। मोबाइल कांग्रेस कहां? नई दिल्ली में। नई दिल्ली ने यार, नई दिल्ली। मोबाइल कांग्रेस कहां पर? मोबाइल कांग्रेस, हाँ, साइबर सुरक्षा बेंगलुरु। साइबर सुरक्षा कहां? साइबर सुरक्षा। वेब्स बताइए, वेब्स, वेब्स कहां? विंग्स इंडिया प्रोग्राम हैदराबाद। विंग्स इंडिया प्रोग्राम, विंग्स इंडिया प्रोग्राम बना लेंगे, ये सब जगह से क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न दिया है आगे, निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा ये ज्योग्राफी, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी है? कौन सी? K2। कौन है?
हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। कौन है माउंट? और दूसरी चोटी कौन सी? K2। दूसरी कौन सी? दूसरी कौन सी? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन? K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत में हिमालय की ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की ऊंची चोटी। और प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? धौलागिरी की स्थिति कहां पे? उत्तराखंड, नेपाल या कहां? कहां पर? माउंट एवरेस्ट कहां पर? मकालू पर्वत भी कहां? K2 कहां पर? लद्दाख में। K2 कहां पर? लद्दाख नहीं दे तो कहां पर? POK में। कहां पर? POK में। आगे प्रश्न दिया है, उत्तर लगाया ना आप लोग। आगे प्रश्न दिया है कि हिमालय पर्वतमाला किसमें विभाजित? सह्याद्री में करा गया है क्या? भैया सह्याद्री जो नाम है, सह्याद्री, सह्याद्री किसका नाम है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को क्या कहा गया? सह्याद्री कहा गया। पश्चिमी घाट का कुछ हिस्सा जो कि क्या कहलाया? सह्याद्री। हिमाद्री, शिवालिक और हिमाचल ये हो सकता है। यहाँ पर विंध्यन होगा? नहीं। मध्य पर्वत के नाम से किसको जाना गया? भारत का मध्य पर्वत कौन सा? विंध्यन। भारत का मध्य पर्वत कौन सा? विंध्यन। बाकी सह्याद्री होगा? नहीं। सतपुड़ा होगा? नहीं। ठीक है। हिमाचल, हिमाद्री और कौन सा? शिवालिक। हिमाचल, हिमाद्री और, वैसे तो सबसे पहले हिमाद्री है। क्या है? हिमाद्री के बाद क्या है? हिमाचल के बाद। चलिए आगे प्रश्न दिया है, दिए गए कथनों में सूची एक को दो से मिलाइए। सुनिए, ये सवाल कंस्टेंट है, मतलब आज तक इसमें कभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। बस हमें याद क्या रखना है, जब भी कंचनजंगा पूछेगा तो 85 और कितना? 86। कंचनजंगा 85 और, कंचनजंगा 85 और कामेत पर्वत 77 और 56। बस बस ठीक है। सुनिए, ऐ सुनो जी, ए का क्या है? एक होगा, और ध्यान रखिएगा बी का क्या होगा, बाकी सी का क्या होगा, और K2 का क्या होगा? 8600। सुनिए ना, इसको पूरा नहीं याद करना है, केवल दो तीन याद करिए, मैक्सिमम दो या मिनिमम दो, मैक्सिमम तीन। ठीक है, याद करना ज्यादा सुलभ है। कंचनजंगा 85 और कितना? कंचनजंगा 85 और K2 का 86 और 11। K2 का क्या होगा? 8611। K2 86 और कंचनजंगा 85 और, बस बस दो ही याद रखिए, इजीली उत्तर लगा पाएंगे, क्वेश्चन कोई भी हो लगा लीजिएगा, उत्तर होगा बी। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सुदूर उत्तरी पार हिमालय श्रृंखला है? लद्दाख, जास्कर, काराकोरम या फिर पंजाल? कौन सा होगा? कौन सा होगा? सबसे ऊपर की तरफ कौन है? काराकोरम। सबसे ऊपर की तरफ कौन? सबसे ऊपर की तरफ हो जाएगा काराकोरम। काराकोरम के नीचे कौन है? काराकोरम के नीचे, लद्दाख के नीचे कौन होगा? जास्कर के नीचे, जास्कर के नीचे, जास्कर के नीचे क्या होगा? फिर पंजाल के नीचे क्या है? कौन है? धौला, धौलावीरा, धौलाधार क्या होगा? धौलाधार। उसके बाद मध्य का मैदान क्या होगा? मध्य का मैदान क्या होगा? मध्य का मैदान, मध्य का मैदान होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मध्य का मैदान, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसके नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो ध्यान रखिए, दो हिस्से बढ़ते हैं, एक तो पश्चिमी हिस्सा और दूसरा कौन सा? पूर्वी हिस्सा। एक तो पश्चिमी और दूसरा कौन सा? अगर हम इसके पूर्वी हिस्से में जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? पूर्वी घाट। क्या मिलेगा? हिमालय कहां से मिला भैया? पूर्वी घाट। क्या मिलेगा? कौन सा हिस्सा मिलेगा? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के जरा सा नीचे की तरफ आएंगे तो हमें दो तीन पहाड़ियां मिलती हैं जिनको हम जवादी क्या बोलते हैं? जवादी। और क्या बोलेंगे? सेवाराय। क्या बोलते हैं? सेवाराय। और क्या बोलेंगे? पालनी। जवादी, सेवाराय और पालनी। जब हम इधर से आते तो हमें क्या मिलता है? पश्चिमी घाट। क्या मिलेगा? क्या मिलता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में जरा सा नीचे आएंगे तो हमें एक मिलेगा त्र्यंबकेश्वर। क्या मिलेगा? त्र्यंबकेश्वर। क्या मिलेगा? त्र्यंबकेश्वर के नीचे कौन सा? महाबलेश्वर। क्या मिलेगा? त्र्यंबकेश्वर के नीचे, महाबलेश्वर के नीचे क्या मिलेगा? ब्रह्मगिरी। क्या मिलेगा? ब्रह्मगिरी के नीचे क्या है? नीलगिरी। ब्रह्मगिरी के नीचे क्या है? ब्रह्मगिरी के नीचे, नीलगिरी के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? इलायची। क्या मिलेगा? नीलगिरी के नीचे कौन सी पहाड़ी? इलायची। भारत का सबसे उत्तरतम पर्वत और सबसे दक्षिणतम, सबसे उत्तरतम, सबसे दक्षिणतम, क्लियर है? देख लीजिए एक बार, क्या चीज? कैलाश रेंज। कैलाश रेंज को अगर हमें देखिए एक्चुअल में पढ़ना है तो हम काराकोरम के कहां देखते हैं? सॉरी, काराकोरम और जास्कर, इन दोनों के बीच में एक श्रेणी जो कि तिब्बत की तरफ फैली है, कैलाश रेंज, उसको हम भारत में इंक्लूड करके नहीं पढ़ते, नहीं तो पढ़ा दिए होते यार। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान करिए। भैया सबसे सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर, सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय को हम कैसा हिमालय कहते हैं? पुराना। या फिर इसी को कहते हैं पृष्ठ, कहते हैं ना पृष्ठ, या फिर इसी को हम कहते हैं पार। क्या बोलते हैं? पार। ध्यान रखिएगा। आगे आगे आएंगे, यहाँ पे कौन सा है? बृहद। कौन सा है? बृहद को हम क्या बोलते हैं? महान। महान के नीचे क्या है? लघु। क्या है? लघु के बाद क्या है? लघु के बाद क्या है? लघु के बाद तो सबसे दक्षिण में क्या है? सबसे दक्षिण में शिवालिक। और सबसे उत्तर में क्या है? सबसे उत्तर में ट्रांस। सबसे उत्तर में आंतरिक कौन सा है? आंतरिक, आंतरिक कौन सा? और वाय कौन सा? वाय हिमालय के नाम से किसको जानेंगे? अरे नहीं पता है तो लिखना होता है। वाय हिमालय के नाम से किसको? आंतरिक हिमालय कौन? बना लेंगे ना। वाय हिमालय के नाम से किसको जानते हैं? शिवालिक। किसको जानेंगे? शिवालिक। अजीब लगता है देखने में, लगता है कि महान हिमालय भारी है, लेकिन बाहरी तौर पे किसको जाना जाता है? शिवालिक। और आंतरिक हिमालय कौन सा है? महान। आगे प्रश्न दिया है कि हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछटी से बना है? तो ध्यान रखिएगा, शिवालिक। कौन सा? शिवालिक। भैया ऊपर से पर्वत तोड़कर नदी नीचे लाती है और शिवालिक में क्या करती है? बिछा देती है। ठीक है, बाकी आसाम, कुमायूं और पूर्वांचल ये सब कुछ नहीं है। आगे प्रश्न दिया, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की श्रेणियों को लिखिए। उत्तर से दक्षिण आ गया ना? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और यही। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े यहाँ से, सेम क्वेश्चन पीछे कराए थे, देखिए आगे है, अभी और भी क्वेश्चन उसमें से मिलेगा आगे। भैया हिमालय को पश्चिम से कहाँ लगाना है? पूरब। पश्चिम से कहाँ जाना है? पूरब। पश्चिम से पूरब। समझिए, अगर भारत में हम पश्चिम से पूरब जाते हैं, पश्चिम से पूरब,
और हिमालय श्रृंखला को पकड़ के जाते हैं तो यहाँ पर पहले पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, ऊपर हिमाचल, दिल्ली, उसके बाद इधर यूपी, नेपाल, नेपाल के बाद सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश। इसी ऑर्डर में रखना है हमें। अब जरा ध्यान देना, अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले पंजाब को रख सकते हैं क्या? पंजाब क्या होगा सबसे पहले? सब में पहले है तो सब उत्तर हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, पंजाब के बाद क्या है? पंजाब के बाद नेपाल उत्तर होगा, यहाँ नेपाल होगा नहीं, उत्तर दो में से एलिमिनेट करना है भाई। उत्तराखंड के बाद क्या है? नेपाल। उत्तराखंड के बाद तो क्या उत्तर होगा? कट गया। एलिमिनेट करने का देखिए सब तरीका सीखा करिए, हर प्रश्न का अपना एक मैटर होता है, तरीका होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर इन हिमालय की बात करते हैं, अभी इसको यहीं पे खत्म करते हैं। अगर हम इनकी बात करेंगे, पंजाब हिमालय, नदी होती है कौन सी? सिंधु। नदी कौन सी? सिंधु। और यहाँ से नदी कौन सी? सतलज। नदी यहाँ से कौन? और यहाँ बीच से नदी कौन सी? काली। नदी कौन सी? काली। और यहाँ से नदी कौन सी? तीस्ता के बाद कौन सी? ब्रह्मपुत्र। कौन सा? दिहांग है, वही दिहांग या ब्रह्मपुत्र। आगे प्रश्न दिया है, ठीक है जी, दिहांग दिया है। तत्वों पर विचार करिए। कश्मीर हिमालय करेवा मिट्टी के लिए फेमस है। करेवा मिट्टी में किसकी फसल होती है? केसर। करेवा मिट्टी में फसल किसकी है? और केसर का सर्वाधिक प्रोडक्शन कौन करेगा? जम्मू कश्मीर के केसर को हम बोलते हैं सैफरान। क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर के केसर को क्या कहा गया? सैफरान। केसर को जीआई टैग कहां दिया गया? नौला गर्दुन सभी दोनों में बड़ा है, पता नहीं, हो सकता है। चलिए, नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में है। दिया है फूलों की घाटी हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में है। सही है क्या? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में है मतलब है, नहीं है? अरे है ना। हाँ ध्यान रखिए, दिया नौला गर्दुन दोनों में सबसे बड़ा है। भैया दोनों में बड़ा हम किसको बोलते हैं? देहरादून को बोलते हैं दोनों में सबसे बड़ा। और ध्यान रखिएगा, जो नौला गर्दुन है, नौलागढ़, नौला गर्दुन ये एक प्रकार का शहर है और ये शहर का नाम है केवल। नोट, अरे देहरादून बड़ा है और क्या? उत्तर लगा लीजिएगा, क्या है? 1 3 और क्या 4, कहाँ है? आगे प्रश्न दिया है कि 1 को 2 से मिलान करिएगा, आराम से मिलाइएगा, आराम से इजीली अच्छे से मिलाइएगा, मिल जाएगा। दिया है काठमांडू घाटी महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य है। हो सकता है ऐसा भाई, ऊपर से कौन गया है? महान हिमालय, और मध्य हिमालय के बीच में काठमांडू घाटी हो सकती है। क्या हम धौलाधार श्रेणी महान, क्या महान और धौलाधार रख सकते हैं इसको भी? लेकिन नहीं रखेंगे, शिवालिक तो काफी नीचे है। काराकोरम लद्दाख तो काठमांडू घाटी में आते ही नहीं है, यानी काठमांडू घाटी कहां पर? महान हिमालय और कहां पर? मध्य हिमालय के बीच है। आगे बढ़िएगा, और कुछ है मिलाने जैसा? कुल्लू घाटी, ध्यान रखिए। अच्छा लद्दाख, लद्दाख कहां पे? काराकोरम हुआ, लद्दाख काराकोरम हुआ लद्दाख, यानी ए का क्या है? 1, ए का क्या है? 1। उत्तर डी नहीं होगा। आगे लद्दाख का क्या है? 4, सी का क्या है? ओहो उत्तर है। आगे बढ़िएगा, बाकी मिला लीजिएगा। हाँ, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मुख्य हिमालय परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। बात सही है क्या? जीवाश्महीन है क्या? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। अरे सुनिए, जीवाश्म रहित का मतलब उसमें जीवाश्म, और जीवाश्महीन का मतलब नहीं है जीवाश्म, जिसे दे रहित, रहित सब। अच्छा सुनिए, अरे एक बात सुनिए, देखिए जल क्या है? गंधहीन है। जल क्या है? जल क्या है? तो गंध आती है कि नहीं? उसमें नहीं आती है। और पूछेगा कि जल गंध रहित है तो भी क्या है? नहीं। ध्यान रखिएगा, हीन और रहित दोनों शब्द क्या है? समांतर है, एक दूसरे के क्या है? दिया है कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्म से क्या है? हीन है, और लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। बात क्या है? सही है। वायु हिमालय व शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष देखे गए। बात क्या है? सही है भाई, सभ्यता का अवशेष था तभी तो नेपाल उत्तराखंड ये सब बना। ध्यान रखिएगा, यानी उत्तर 2 और 3 क्या है? सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब सुनिए, हीन बराबर रहित, हीन बराबर रहित, ये दूसरे के क्या है? समानार्थी हैं। क्या है? लिखिए, लिखिए नहीं तो फिर गड़बड़ बात है। हाँ, सहित शब्द इनसे क्या है? अलग है। जिससे रहित का विलोम क्या होता है? सही। रहित का विलोम सही। हीन और रहित दोनों शब्द एक दूसरे के क्या है? समानार्थी, यानी एक ही है। जरा ध्यान दीजिएगा, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीवाश्म होते हैं, और वह हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष भी दिखते हैं। बात अपने आप में दोनों क्या है? सही है। प्रथम 2 और 3 क्या होगा? सही। सीडीएस का सवाल था, थोड़ा सा कठिन लगता ही है। हाँ, उत्तर हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति का आवरण है। गलत है। हिमालय का जो उत्तरी ढलान है, वनस्पति का आवरण वहां पे ज्यादा है, क्योंकि बर्फ और आच्छादित क्या है? कम है। दक्षिणी ढलान पे बर्फ क्या है? ज्यादा है। अरे हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में घना वनस्पति का क्या है? आवरण है। यानी कहने का मतलब है उत्तरी ढलान पर आवरण क्या है? ज्यादा है। आवरण क्या है? और दक्षिणी ढलान पे आवरण क्या है? कम, क्योंकि दक्षिणी ढलान पे क्या पाया जाता है? ग्लेशियर। क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? ग्लेशियर। ध्यान रखिएगा, दिया है हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में वर्षा क्या होती है? ज्यादा। ध्यान दीजिएगा, दिया है दक्षिणी ढलान पर, यानी जहां पर ज्यादा वन देखे गए, वनस्पति देखी गई, वहां पर उत्तर की तुलना में वर्षा क्या होगी? ज्यादा। भैया वर्षा होगी हिमालय में तो हिमपात होगा। क्या होगा? हिमपात। जब हिमपात होगा तो हिमपात वनों को क्या करता है? नष्ट करता है। तो वर्षा ज्यादा नहीं बल्कि क्या होती है? कम होती है। कथन ए सही और आर क्या है? गलत है। ए सही, परंतु कहां है जी? सी लगाइए। और सुनिए, अब इसको नोट करिएगा, इसे तो चलेगा नहीं। सुनिएगा, हिमालय का उत्तरी और दक्षिणी ढलान लिखिए। हिमालय का उत्तरी और दक्षिणी ढलान, इसको लिख लीजिए, नोट करिए। उत्तरी और कैसा ढलान? दक्षिणी। हिमालय का उत्तरी और दक्षिणी। ज्योग्राफी का क्वेश्चन कठिन आइए गया यार, उत्तरी तक बना था आप लोग से कि नहीं? दिक्कत थोड़ा करता है ये। हिमालय का उत्तरी, अब जानते हैं इन प्रश्नों के लिए बहुत डीप जाना होगा आपको, तब कर पाएंगे सब। पढ़िए, पढ़ा देते हैं क्वेश्चन, बाकी अपना थ्योरी तो देख लीजिएगा।
उत्तरी ढलान और दक्षिणी ढलान, ध्यान दीजिएगा। हिमालय का उत्तरी ढलान और कौन सा दक्षिणी ढलान। देखिए स्टेटमेंट दिया है, उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति का क्या है आवरण है, यानी कि उत्तर की तरफ ढाल है उस पर वनस्पति का आवरण क्या है ज्यादा, वनस्पति की संख्या क्या है ज्यादा है। ज्यादा, जब वनस्पति की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पर हिमवर्षा की संख्या क्या है कम है, यहाँ पर हिमपात क्या है हिमपात, तो यह वनस्पति ज्यादा है इसका संकेत है कि हिमपात वहां नहीं होता, कम होता है मतलब, और यहाँ पर वनस्पति क्या है कम है, वनस्पति क्या है कम है, और वनस्पतियां कम इसलिए हैं इतना ज्यादा हिमपात या बर्फबारी होती है कि पौधे गल जाते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा, यही लिखा था, एक कदम सही था और दूसरा गलत था, इसको बना लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक में सम्मिलित नहीं है, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज, सही है क्या, कुमायूं सतलज और काली, नेपाल रावी, रावी रावी होगा, काली और क्या होगा, काली और तीस्ता, काली और तीस्ता नदी। और ध्यान रखिएगा प्रश्न करेगा हिमालय का इस तरह का जो विभाजन था, विभाजन, ये विभाजन देने वाले कौन थे, सिडनी बुराड़, किसने दिया था, किसने दिया था सिडनी, हिमालय का ये विभाजन किसने दिया था सिडनी बुराड़ ने। आगे निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल में स्थित है, मिजो पहाड़ी, नागा पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, अन्नाई मुड़ी और दोड्डा बेटा, सेवाराय पहाड़ियां और जवादी। अच्छा सुनिए, पूर्वांचल की बात कराए, पूर्वांचल की बात कराए, सेवाराय जवादी होगा, कहां देखा था, सेवाराय जवादी कहां देखे थे, तमिलनाडु, कहां पे, पालनी सेवाराय जवादी, कहां पर, तमिलनाडु। अन्नाई मुड़ी भी कहां पर, खासी और जयंतिया, खासी और जयंतिया मेघालय में और दक्षिणी पठार का क्या है हिस्सा है, जब दक्षिणी पठार का हिस्सा है तो क्या पूर्वांचल पहाड़ी होगी, एकदम नहीं होगी भैया, उत्तर क्या होगा, मिजो और, मिजो और नागा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, जब इतना कष्ट कर लिए तो हम भी बना देते हैं थोड़ा बहुत, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब हम यहाँ से आते हैं, यहाँ से जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ से इस जगह से आते हैं, इधर से जब हम आते हैं तो हमें एक पहाड़ी मिलती है यहाँ से, डफला, क्या मिलेगी, कौन सी पहाड़ी, डफला, यहाँ से एक पहाड़ी है नाम क्या है डफला, डफला के बाद मिरी, मिरी के बाद अबोर, डफला मिरी के बाद अबोर, क्या होगा अबोर, अबोर के बाद क्या है मिसमी, अबोर के बाद डफला मिरी अबोर और मिसमी, और यहीं पर एक पहाड़ी जिसका नाम पटकाई, क्या नाम है, कौन सी पहाड़ी, पटकाई के नीचे कौन सा नागा, नागा के नीचे कौन सा मणिपुर, मणिपुर के नीचे कौन सा मिजो पर्वत, कौन सा मिजो पर्वत, ध्यान रखिएगा। और बीच में आएंगे तो एक पड़ेगा मिकिर, क्या पड़ेगा मिकिर, और बीच में एक पहाड़ी और जिसका नाम रेगमा, क्या पड़ेगा, ये सभी जो दिख रही है पूर्वोत्तर पहाड़ियां हैं, इवन छोड़कर किसको, खासी, गारो और जयंतिया, क्योंकि ये कार्बी अनालाग पठार है, दक्षिणी पठार का हिस्सा है। आगे बढ़े यहाँ से, आगे प्रश्न दिया है पटकाई, उत्तर लगाए कि नहीं, उत्तर लगाइए ए होगा। आगे प्रश्न दिया है पटकाई गुम पहाड़ी भारत के किस, बताइए बताइए किस भाग में है, पटकाई कहाँ पे, पूर्वी की पश्चिमी, भारत के किस भाग में, ये कौन सा हिस्सा है, भारत के कौन से भाग में है, भारत के पूर्वी भाग, कहाँ दिया है, भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित है, ध्यान दीजिएगा। हाँ अब जरा एक बात और सुनिएगा, देखिए देखिए भैया जरा जरा देखिएगा, सुनिए, देखिए जब हम ये पहाड़ियां बनाते हैं वाली पहाड़ियां, हमने सबसे ऊपर बनाया नामचा बरवा, क्या बनाया, नामचा बरवा। प्रश्न करेगा हिमालय का सबसे पूर्वी विस्तार कौन सा है, नामचा बरवा। फिर यहाँ पर पटकाई पड़ा था, नागा पड़ा, मणिपुर पड़ा और क्या पड़ा, मिजोरम। इन्हीं पहाड़ियों के पैरेलल एक पहाड़ी और आती है ऐसे नीचे की तरफ, जिसका नाम अराकान योमा, क्या नाम है, जिसका नाम है अराकान योमा, जिसका नाम है अराकान योमा। और अराकान योमा पहाड़ी कहाँ पे हो जाएगी, म्यांमार में, कहाँ पर, म्यांमार। यही अराकान योमा डूबेगा, कोको चैनल का निर्माण करेगा, और यही कोको चैनल डूबेगा तो अंडमान और निकोबार बनाएगा। चलिए आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न दिया है कि गारो खासी जयंतिया किसके उपखंड है, मेघालय के पठार के, किसके उपखंड है, मेघालय के पठार के उपखंड है। अगर हम नक्शा बना के दिखाना चाहेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, नक्शे के आधार पे देखिएगा, नक्शे के आधार पे दिखाना चाहेंगे तो ये मेघालय का हिस्सा है, मेघालय वाला, और इस मेघालय के हिस्से में एक पठार है, क्या है, पठार, एक पठार है, क्या है, पठार। इस पठार का नाम कार्बी एनालॉग पठार, क्या नाम है, कार्बी एनालॉग पठार, क्या नाम है, कार्बी एनालॉग पठार, इस पठार का नाम है। इसी कार्बी एनालॉग पठार पे एक छोटा पठार है जो कि ऐसे लंबवत बसा हुआ है, जिसका नाम है मेघालय का पठार, क्या नाम है, मेघालय पठार। कार्बी एनालॉग के ऊपर बसा है मेघालय का पठार, या फिर हम कार्बी एनालॉग पठार को भी कभी कभी मेघालय का पठार कहते हैं। अब इस पर पर्वत श्रेणियां कौन सी है, तो गारो, खासी और जयंतिया। एक पर्वत इसमें हो जाएगा गारो, दूसरा कौन सा है, खासी, और तीसरा कौन सा है, जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, याद रखिएगा, याद करिएगा कि यहाँ पर एक पठार हमने पढ़ा था छोटा नागपुर, क्या पढ़ा था, छोटा नागपुर, क्या पढ़ा था, छोटा नागपुर पठार हमने पढ़ा था, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर दक्षिणी पठार का हिस्सा है, और यहाँ से दो बड़ी नदियां गुजरी, एक नदी गंगा और एक नदी कौन सी, ब्रह्मपुत्रा। गंगा ब्रह्मपुत्रा गुजरी और इस पठार को क्या किया, काट दिया। जब काट दिया तो यहाँ पर एक गैप हो गया, क्या हो गया, गैप। जब यहाँ पर गैप हो गया, इस गैप को हमने कहा, ध्यान रखिएगा, इस गैप को हमने मालदा गैप कहा, क्या बोला, मालदा गैप कहा, सुना है ना मालदा गैप, मालदा गैप सुना होगा, या फिर इसी को हम गारो खासी गैप कहते हैं, मालदा गैप, या इसी को कहा गया गारो खासी गैप। ये सब सुने हैं भाई आप लोग। चलिए ठीक है, एक छात्र पूछ रहे थे हमसे कि सर होमवर्क जो देते हैं उसमें थ्योरी पढ़ेंगे क्या, भैया आप थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे यहाँ से, क्वेश्चन ही रट के चला आता है सब, वहां से देते ही नहीं हम। हाँ लड़ता है क्वेश्चन, एक नहीं लड़ेगा, पढ़ा देंगे सब, लेकिन वहां से हमें पता है सब, क्वेश्चन वहां से दे दिए तो सब सर पे चढ़ेगा मेरे, इसलिए उससे लेवल उठाई के देते हैं क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित हिमालय पर्वतीय पहाड़ियों में से कौन सी हिमालय के म्यांमार भाग से संलग्न नहीं है, म्यांमार भाग से कौन सी संलग्न नहीं है, लुसाई, पटकाई, नागा, जयंतिया, कौन नहीं है, कौन नहीं है भैया, जयंतिया को हमने बोला ही पहले से क्या है, दक्षिणी पठार का क्या है, भाग है, तो पूर्वी हिमालय से कैसे अटैच होगा। आगे बढ़े हैं, चलिए भैया नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड, नंदा देवी, नंदा देवी, कंचनजंगा कहाँ, केटू कहाँ पर, ओहो जम्मू कश्मीर, लद्दाख लिखिए, क्या होगा,
लद्दाख, लद्दाख होगा। आगे, आगे क्या है? तारा पहाड़, तारा पहाड़ कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। उत्तर क्या लग रहा है जी? 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। चलो ये तो बना लिया। अब जरा बताइए मसालू, मनसालू कहाँ है? मनसालू, मनसालू कहाँ है? मनसालू कहाँ है? मनसालू कहाँ? मकालू कहाँ है? मकालू, मकालू कहाँ पर? मनसालू और मकालू दोनों कहाँ पर? धौलाधार कहाँ है? धौलाधार कहाँ पर? धौलाधार, धौलाधार कहाँ पे? नेपाल के हिमाचल। कहाँ पर? धौलागिरी तब कहाँ है? धौलागिरी, धौलागिरी कहाँ पर? अब जिसको नहीं पता है सीधे लिखो धौलाधार, धौलागिरी बनाइए। धौलाधार, धौलागिरी। हाँ, अन्नपूर्णा कहाँ पे है? अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कहाँ पर? अन्नपूर्णा कहाँ पर? एवरेस्ट कहाँ है? एवरेस्ट, एवरेस्ट कहाँ पर? एवरेस्ट कहाँ पर? सागर माथा कहाँ है? सागर माथा, सागर माथा पूछेगा नेपाल। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहाँ है? नंगा है भारत बोल रहा है सर। नंगा पर्वत कहाँ पे? नंगा पर्वत पाकिस्तान में। कहाँ पर? नंगा पर्वत कहाँ? नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड। नंदा देवी। कामेत कहाँ? कामेत, कामेत कहाँ? कामेत है नेपाल। सब एकदम पगलाया हुआ है। कामेत कहाँ पे है? उत्तराखंड। कहाँ पर? कामेत कहाँ पर? अब जितने लोग गलत उत्तर बोले वो सब नोट करो इसको, और मेरे साथ एक बार फिर बोलिएगा। नोट करिए, पहले वही नोट करना है जो नहीं पता है, तब मत छापने लगना। कामेत पर्वत कहाँ है जी? कामेत कहाँ? कामेत कहाँ? नंदा देवी हिल्स कहाँ? नंदा देवी कहाँ? कामेत कहाँ? मनसालू, मकालू, धौलाधार, धौलागिरी और अन्नपूर्णा, एवरेस्ट भी। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत पाकिस्तान। नंगा पर्वत। हाँ सुनिए, सुलेमान कहाँ है? पाकिस्तान। सुलेमान, सुलेमान। हिंदुकुश अफगानिस्तान। हिंदुकुश, 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 हिंदुकुश कहाँ है? हिंदुकुश कहाँ है? अफगानिस्तान में। हिंदुकुश कहाँ है? अफगानिस्तान। बना लेंगे ना इतना, ठीक है। दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ पे? कहाँ पर? ईरान में। कहाँ पर? दजला और फरात कहाँ पे है? ठीक है, चलो ठीक है, कम से कम इतनी बुद्धि तो काम कर रही है, ठीक है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में उपस्थित है? तो लेहोसो, अन्नामलाई या सिरुमली। ध्यान रखिए, अन्नामलाई होगा कभी? भैया कभी नहीं। उत्तर और दक्षिण का फर्क है, कभी नहीं हो सकता। हाँ, सिरुमाली की बात करते हैं। सिरुमाली भी कहाँ पर है? तमिलनाडु। कहाँ पर? ये भी नहीं होगा। उत्तर कौन सा? एक और, अरे क्यों, तो होगा ही होगा। चीन दिशा लग रहा है। चीन को कभी हम हिमालय का, हिमालय की बात हो और चीन को इग्नोर कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे, ठीक है। और लहसो तो पता ही है, तिब्बत की राजधानी कौन सी? लहसा। क्या है? लहसा। समझ रहे हैं? जैसे एक बार ग्राम विकास अधिकारी आया क्लास में निरीक्षण करने, तो जो टीचर थे, अब वो पूछा जैसे कि टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो ग्राम विकास अधिकारी क्वेश्चन किया कि तिब्बत की राजधानी, सबसे खड़ा करवा के पूछा। बड़ी क्लास की बात कर रहे हैं, मैट्रिक क्लास की बात, 10वीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब पूछा कि तिब्बत की राजधानी। अब टीचर जो था बोल तो सकता नहीं है, पीछे से इशारा कर रहा है ऐसे। लासा मतलब कहने का मतलब था, कम से कम लासा ही बोलो। अरे जो तिब्बत है उसे लासा ही बोलते हैं ना, ठीक है। तो कम से कम लासा बोलो। लासा से क्या निकल के आएगा? लहसा, ठीक है। तो तिब्बत की राजधानी कहाँ पे? लहसा। तो लहसो टाइप का पर्वत कहाँ पे है? तिब्बत और हिमालय का हिस्सा है। आगे, हिमनदों में उसकी लंबाई के घटते क्रम में, लंबाई का घटता हुआ क्रम है। सबसे पहले क्या होगा? बियाफो, उसके बाद हिस्पर, सोना पानी, 12 सिगरी और कौन सा? द्रांगदुम होगा। नोट करिए इसको, उत्तर बनाइए। क्या, कौन सा? यही क्वेश्चन था। लंबाई बोल रहा है भैया ना, इसीलिए लंबाई बोल रहा है। हाँ, दिशा पूछेगा पूरब से पश्चिम। क्या बोले जी? कौन सा? अच्छा, ये हिमनदों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में। सुनिए, देखिए इनका विस्तार कितना है, इनका विस्तार कितना है, ऐसे इस वाले संबंध में पूछा हुआ है कि सबसे अधिक विस्तार किसका है? तो बियाफो का है, हिस्पर का है, सोना पानी, 12 सिगरी और द्रांगदुम। ये सभी जो है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में है। ध्यान रखिएगा, छोटे बड़े ग्लेशियर है यार, नोट सीधे याद कर लीजिए, क्या इसमें दिमाग लगा, ठीक है। हाँ, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व वाला क्रम पूछेगा, तब उसमें आपको दिखना है, तब आप उसमें देख लीजिएगा। साइमिन, सियाचिन, हिस्पर, दियाफो, बाल्डोरो अलग ही है, क्वेश्चन होगा शायद। आगे प्रश्न दिया है, बंदरपुक्ष का संबंध किससे है? यमुना से। 12 सिगरी का संबंध चिनाब से है। किससे है? चिनाब। ध्यान रखिएगा, चिनाब से। मिलाम ग्लेशियर का संबंध मंदाकिनी से है। सही बात लग रही है क्या? सियाचिन का संबंध तो नुब्रा से है। किसे है? नुब्रा। मिलाम ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गौरी गंगा। लिखिएगा, इसका नाम हो जाएगा गौरी गंगा। और जम्मू ग्लेशियर से नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? तिस्ता। क्या नाम है? तिस्ता। यानी कि दो स्टेटमेंट हमारा क्या लग रहा है? गलत पूछा। क्या है गलत? सही पूछा है, 1 2 और 4 इज द राइट आंसर। लिखिए भैया, ये सब सब लिखना होता है, सब जरूरी है। जम्मू ग्लेशियर से नदी निकलती है। हो गया? अब जरा ध्यान रखिएगा, सुनिए, सुनिए दो चार बातें। प्रश्न करेगा, प्रश्न क्या करेगा? सुनिए, बाड़ा लाचला क्या पूछेगा? बाड़ा लाचला क्या पूछेगा? बाड़ा, इसका संबंध किससे है? संबंध किससे है? मान सरोवर। क्या होगा? क्या होगा? मान सरोवर। संबंध किससे है? ब्रह्मपुत्र। किससे है? ब्रह्मपुत्र। किससे है? ब्रह्मपुत्र। चेमा योंगडुंग बताइए, चेमा योंगडुंग, चेमा योंगडुंग का संबंध किससे है? सिंधु। किससे है? चेमा योंगडुंग का संबंध किससे? चेमा योंगडुंग का संबंध, और जम्मू ग्लेशियर तो देख ही लिया आप लोगों ने, ठीक है। प्रश्न करेगा आपसे गंगोत्री ग्लेशियर, कौन सा? गंगोत्री का संबंध किससे है? गंगा। यमुनोत्री ग्लेशियर का संबंध किससे है? यमुनोत्री ग्लेशियर का संबंध किससे है? यमुना। किससे होगा? यमुनोत्री ग्लेशियर का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, कारा ग्लेशियर का संबंध किससे है? कारा, कारा ग्लेशियर। कारा एक प्रकार का ग्लेशियर है, कारा ग्लेशियर। यहाँ से निकलती है काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी, जिसको आगे चल के क्या कहा गया? सर्द। काली नदी, कारा ग्लेशियर का संबंध काली नदी से है। आगे आगे नोट करिएगा, कारा ग्लेशियर का संबंध किससे? काली नदी से। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, अमरकंटक सुना है ना? अमरकंटक, अमरकंटक आपने सुना होगा। अमरकंटक सोनम है ना,
सोन और म, सोन नदी नर्मदा और महानदी। प्रश्न करेगा त्रंबकेश्वर। क्या पूछेगा? त्रंबकेश्वर का संबंध किससे है? गोदावरी। किससे होगा? त्रंबकेश्वर का संबंध किससे है? गोदावरी। महाबलेश्वर बोलिए भैया, महाबलेश्वर का संबंध किससे है? महाबलेश्वर का संबंध कृष्णा। ब्रह्मगिरी बताइए, ब्रह्मगिरी का संबंध किससे है? कावेरी। ब्रह्मगिरी का संबंध किससे है? ब्रह्मगिरी का संबंध किससे? नीलगिरी का संबंध किससे है? नीलगिरी का संबंध किससे है? नीलगिरी का वैगई। नीलगिरी का संबंध किससे है? वैगई नदी से। किस नदी से है? वैगई नदी से। लिखिए, नहीं पता है तो नोट करिए, पता है तो अच्छी बात है, फिर आगे बढ़े ना। अरे उसी को लिखिए जो नहीं पता है, तो कितना बैठा होगा, सब छाप रहा होगा। थ्योरी पढ़ा है ना आप लोग सब लोग। और मसरी ज्वाइन करने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ज्वाइन कर लिए, ध्यान कर देना, ठीक है। चलिए मेहनत से पढ़िए। देखिए मेरी जितना मेहनत नहीं करेंगे क्लास में दिक्कत होगा, नहीं समझ में आएगा। जितना हम घर पे 2 बजे तक जगते हैं, 2 बजे तक जग के थ्योरी पढ़ा करिए। वार्निंग है आप लोग को पहले से, कि कई विषय तो पढ़ना है, नहीं तो 2 विषय होता तो सोचना होता। कहीं कहीं 2 है ना, रोज थोड़ी है, एक एक दिन के गैप पे है 2 विषय। आगे, अरे शुक्रवार को पढ़ना ही नहीं है, बृहस्पतिवार वाले में क्वेश्चन बैंक। शनिवार को पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना कहाँ होता है, खाली 3 दिन तो पढ़ना है, 4 दिन दिया है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग गलियारे का नया नाम बदल के क्या रखा गया? क्या रखा गया? अटल टनल। अटल टनल ध्यान रखिएगा, बताया था आपको 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी, और ये जोड़ता है किसको? लेह को मनाली से। किससे जोड़ेगा? लेह को किससे जोड़ेगा? मनाली से। ध्यान दीजिएगा, अगर हम अटल टनल की बात करते हैं तो एक तो राज्य होगा लद्दाख। क्या होगा? लद्दाख। एक तो यूटी हो जाएगा। मनाली की बात करते हैं तो यूटी कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। आगे प्रश्न दिया है कि उस दर्रे का नाम बताया जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्रा? और चीनी व्यापार की भैया अगर हम बात करते हैं, चीनी व्यापार, अगर हम चीनी व्यापार की बात करते हैं, चीनी व्यापार कहां से होता है? नाथुला। कहां से? चीनी व्यापार कहां से होता है? नाथुला से। कहां से होता है? नाथुला। चीनी व्यापार कहां से? नाथुला। खारदुंगला दर्रा कहां पे है? कहां पे है खारदुंगला दर्रा? कहां पर? लिपुलेख दर्रा कहां पर? उत्तराखंड में। कहां पर? लिपुलेख दर्रा कहां पर? बर्निहाल दर्रा कहां पे? बर्निहाल दर्रा। पेंसिला दर्रा कहां पर? लद्दाख में। कहां पर? पेंसिला दर्रा कहां पे? तो ये जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न करता है सबसे उत्तरी और दक्षिणी, सबसे नॉर्थ और सबसे साउथ। सबसे उत्तरी दर्रा कौन सा हो जाएगा? अघिल दर्रा। कौन सा है? सबसे उत्तरी दर्रा कौन सा? सबसे उत्तरी दर्रा कौन सा? अघिल दर्रा। ये लद्दाख को जोड़ेगा किससे? ये लद्दाख को जोड़ेगा, लद्दाख से किससे जोड़ेगा? तियानजिंग से। किससे जोड़ेगा? तियानजिंग से लद्दाख को जोड़ेगा। और सबसे दक्षिणी दर्रा पूछेगा, सबसे दक्षिणी, तो सबसे दक्षिणी दर्रा कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, कौन सा है? सेनकुट्टा। कौन सा है? सेनकुट्टा। सेनकुट्टा दर्रा केरल को जोड़ता है किससे? तमिलनाडु से। सबसे उत्तरी दक्षिणी बना लेंगे ना, देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है आगे क्वेश्चन भी हो। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा लहसा को लद्दाख से जोड़ता है? लनकला दर्रा। कौन जोड़ेगा? लनकला दर्रा। खैबर दर्रा की बात करते हैं, खैबर। एक खैबर दर्रा, दूसरा गोमल दर्रा। एक खैबर दर्रा और दूसरा कौन सा? गोमल दर्रा। खैबर दर्रा और गोमल दर्रा, ये दोनों दर्रों को आधिकारिक रूप से क्लोज कर दिया गया है। ये बंद है, ये क्लोज है। ये रास्ता हुआ करते थे कहां से? भारत से। भारत से कहां जाने के? अफगानिस्तान जाने के। भारत से अफगानिस्तान जाने का ये रास्ता हुआ करता था, जो कि अब बंद है, पूरी तरह से क्लोज है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, वाखन गलियारा का नाम सुना है आपने? वाखन गलियारा का नाम कैसे सुना है आपने? वाखन गलियारा हम ही पढ़ाए थे, और कोई जिम्मेदारी नहीं है, बताइए। वाखन गलियारा का नाम सुना होगा आपने। वाखन गलियारा भारत को किससे जोड़ता है? भारत को जोड़ेगा किससे? अफगानिस्तान से। किससे जोड़ेगा? वाखन गलियारा भारत को किससे? नोट करिए, मेरी क्लास जानते हैं टफ लगने के पीछे का कारण एक है कि आपको फैक्ट हम बताते हैं, नया हो जाता है एकदम। नया फैक्ट का मतलब स्टूडेंट लोड ही नहीं ले पाता है उसका, तो लगता है कि क्या ही पढ़ा दिए, सब खत्म हो गया। अब मेरा विचार ये है कि सब पढ़े, आप लोग कम से कम नया दे दिया जाए। यहाँ से नया डिलीवर करने में देखिए दोनों लोग को बेनिफिट है, मुझे भी, आप लोग को भी है। एग्जाम में अच्छा यूटिलाइज करेंगे, मुझे फायदा होगा, नौकरी लगेगी, आपको फायदा होगा। चलिए आगे दिया है, कौन से राज्य पायलट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? पालघाट दर्रे से कौन? महाराष्ट्र, गोवा। देख ही लेते हैं एक बार यार, ध्यान रखिएगा, पालघाट से पूछा है, महाराष्ट्र और कौन? गोवा। सुनिएगा, महाराष्ट्र ऊपर है, क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे क्या है? नासिक है ना, नासिक। नासिक है, उसके नीचे क्या है? उसके नीचे गोवा। जरा ध्यान दीजिए, सुनिए, पालघाट पूछा, महाराष्ट्र, गोवा, सीधे लगाए होगे उत्तर, सब हमें पता भी है। पहला पूछेगा तो थालघाट कौन है? कौन सा? थालघाट, थाली घाट है ना, थालघाट है, उसके नीचे क्या है? कौन सा है? घोरघाट। क्या है? तो भैया महाराष्ट्र उत्तर होगा। अब नीचे आएंगे तो क्या पड़ेगा? नीचे आएंगे तो केरल को कहां से? क्या यार मतलब। आगे प्रश्न दिया है कि रोहतांग सुरंग के निर्माण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 5000 फीट की ऊंचाई पर, यह गलत है। 3100 फीट की ऊंचाई पर है, ये यही गलत है, लिख लीजिएगा 3100 फीट, 3100 फीट पर है। सीधे याद करिएगा इसको, याद रखिएगा सीधे 3100 समथिंग फीट है, 3120 है, हमने 3100 लिख दिए हैं। इससे लाहौल स्पीति घाटी के साथ पूरे साथ संबंध, लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। सुरंग सीमा सड़क यानी बीआरओ द्वारा बनाया गया। इससे लेह मनाली राजमार्ग की लंबाई 50 किलोमीटर कम हो जाती है। बात क्या है? सही है। रोहतांग टनल को क्या कहा गया? अटल टनल। क्या कहा गया? अटल टनल भी कहा गया। कल कोई नाम हटा के अटल टनल के नाम से भी पूछेगा तो बना लीजिएगा 9.02 किलोमीटर। आगे प्रश्न देखिए दिया है, प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा केंद्र शासित, अच्छा नीति दर्रा कहां पे? सुनिए, देखिए नीलिमा, क्या याद रखेंगे? नीलिमा, क्या ध्यान रखेंगे? नीलिमा। नीलिमा, नी का मतलब क्या है? नीति। क्या है? ली का मतलब क्या है? ली का मतलब, और मां का मतलब कौन सा? नीति दर्रा, माना दर्रा, और हाँ मनाली बोल सकते हैं, लेकिन मनाली बोलेंगे तो उतरा वो फील होगा।
हिमाचल प्रदेश गलत हो जाएगा। मनाली भूलिएगा ही मत, हम तो ये कहेंगे मनाली बोल दिए, उत्तर हिमाचल लगा देंगे आप, पक्का लगा देंगे आप। ठीक है, बचिएगा। ये नाम ठीक नहीं लग रहा है, बदल रहे हो। अच्छा है, देखो आगे सुनिएगा। सिरोबा, क्या ध्यान रखना है? सिरोबा क्या ध्यान रखना है? टी से क्या है? टी से रो से, रो से बा से बाड़ा, बा से बाड़ा लाशला बना लेंगे। छे तो इसे याद हुआ। आगे जरा ध्यान रखना, का जेपी बाबू, का जेपी बाबू। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये सभी दर्रे कहां पे हैं? जम्मू और कश्मीर। थोड़ा सा बदलाव अब हो गया है, हालांकि बताएंगे। का से क्या है? काराकोरम। का से क्या है? का से हो जाएगा काराकोरम। जे से क्या है? झेलेपला, झेलेपला गलत हो जाएगा। सुनिए, जोजिला ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखेंगे? जोजिला। और पी से क्या है? पीर पंजाल। क्या ध्यान रखेंगे? पीर पंजाल होगा, पीर पंजाल। बा से होगा बर्निहाल। क्या होगा? बर्निहाल। फिर ब से होगा बुर्जिला। ठीक लगा? नोट करिए, बस थोड़ा सा समझिएगा ये कि जो ई है, ये क्या, ये कहां पे है? बस बस बस, और कुछ नहीं करना। का जे, तीन टिक बताया, का जेपी बाबू, सिरोबा और कौन सा? नीलिमा। ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। हो गया? ये ध्यान रखना, ये लड़कों के लिए ट्रिक बनाई गई है। कैस्पियन सागर के तट पे देश पढ़ाते पढ़ाते हम एकदम मतलब अंतिम समय जब मेरा आ गया, हम सोचे कि नहीं याद करेगा सब, तो हम तरीका लाए कृति। क्या लाए? कृति। तो सब कीर्ति याद कर लिया। आप पूछते थे कि ये बताओ कि कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले देश कौन से? तो कृति। मतलब याद था, सीधे याद हो गया। बताइए, हम बिहार पुलिस में पढ़ाते थे ना, वहां पे तमाम ट्रिक निकल के आते थे, याद नहीं करता था सब। ठीक है, अब देखो दही वाला अब केंद्र भूल जाता था, बार बार कहता था अभी केंद्र। ठीक है, कहता था मक्खन तो ऐसे ही करते हैं ना केंद्र में, ना तो अभी केंद्र। हमने कहा मक्खन करते हैं, लेकिन मक्खनवा आता कहाँ है? ऊपर। ऊपर का मतलब अब केंद्र। देखिए, ये सब तरीका है जी, वही सब सिखाया मुझे। ठीक है, चलिए। और ध्वनि के लिए बोले वो सबसे कि ध्वनि के लिए क्या चाहिए? माध्यम। माध्यम है कि नहीं? तो सब कहता था हाँ नहीं है। लाइट के लिए है, मतलब गड़बड़ा देता था, यानी ध्वनि लाइट में कंक्लूजन निकाल ही नहीं पाता था। तो हमने कहा कि ठीक है, लाइट तो जैसे का तैसे है, लेकिन ये बताओ ध्वनि का मतलब बात होता है, और बतियाने के लिए क्या अकेले बतिया पाओगे? कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए भाई। बात करने के लिए फोन से कोई माध्यम चाहिए। तो अब जिस दिन से बताए लगातार याद रखा, कभी नहीं भूला। एग्जाम में देखिए आया भी था कि कौन सी तरंग माध्यम से नहीं गुजरती है, आ गया था। चलिए, दिया है। हाँ, ट्रिक। नोबेल पुरस्कार को एक दिन हमें लाने दीजिए स्लाइड में, ठीक है ना? एक दिन आएगा, हाँ, ट्रिक पढ़ लिया जाएगा। ट्रिक है, उसका बना हुआ है। निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करिए। पश्चिम से पूर्व ले जाना है दर्रों को। पश्चिम से कहां? पूर्व। अच्छा भैया ये बताइए, सबसे अंत में कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। इधर आएंगे तो जम्मू कश्मीर है ना? अरुणाचल प्रदेश वाले को ढूंढिए, कहां है? बोमडिला है। यानी जब भी होगा बोमडिला कहां होगा? पश्चिम से कहां जाना है? पूरा। बोमडिला कहां होगा? लास्ट में। चार कहां होगा? लास्ट में। चार कहां है? उत्तर एक और दो होगा, कट गया। देखिए इजीली कट गया, मतलब आराम से कट गया और बिना किसी परेशानी के कट गया। आइए आइए ढूंढते हैं। सिप किला कहां पे है? कहां पर? हिमाचल में। ध्यान रखिएगा। और आपने सुना था कि सिप किला दर्रे से कौन सी नदी आती है? नदी कौन सी? सतलज। तो सिप किला की शोध पे था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था ना, यहाँ। यानी सिप किला को कभी हम एकदम आगे रख पाएंगे नहीं। दिया है झेलेपला दर्रा कहां पे होगा? सिप किला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आगे कौन होगा? जोजिला। यानी एक नंबर क्या होगा? आगे। एक नंबर आगे होगा, और चार नंबर कहां होगा? पीछे होगा। लो, इजिली इसको हम बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक, सीधे क्वेश्चन। ठीक है, टेक्नोलॉजी बोलते हो। देखिए, सुनिएगा सुनिएगा, लिख लीजिएगा। ये तो हंसी मजाक की बात रही हालांकि, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही साल होगा जी। सीरियस हो गए तो नहीं होगा कभी। सिप किला दर्रा कहां पे है भैया? कहां पर? बोमडिला कहां? कहां पर? झेलेपला कहां पर? कहां पर? सिक्किम। झेलेपला कहां पर? सिक्किम। झेलेपला है सिक्किम में। और मुलिंग कहां पे है? नहीं, वो नेशनल पार्क है, गोवा बोल दिए पड़ से। ठीक है, मोलिंग कहां पे है? उत्तराखंड। नहीं, मोलिंग मुरलिंग। देख लीजिएगा एक बार। जोजिला कहां पे है? जम्मू और इजिली आप उत्तर लगा पाएंगे, सीधे लगा लीजिएगा। क्या होगा? 1 2 3 5 और 4। आगे प्रश्न दिया है कि हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट, ठीक है ना? फ्रंटियर थ्रस्ट पूछा है, ध्यान रखिएगा। फ्रंटियर थ्रस्ट निम्न हिमालय और उच्च हिमालय, शिवालिक और निम्न। शिवालिक और क्या होगा? निम्न। या फिर गंगा और शिवालिक होगा, उच्च हिमालय और ट्रांस होगा। HFT पूछा है, एच एफ और टी पूछा है। ठीक है, मेन सेंट्रल नहीं पूछा है, फ्रंटियर थ्रस्ट पूछा है। मेन पूछता तो बृहद और क्या होता? अरे मेन थ्रस्ट किसको जोड़ता है? इसका उत्तर क्या होना चाहिए? शिवालिक और क्या होगा? पढ़े ही नहीं है इस वाले चैप्टर को, अब कभी बता देंगे एक बार। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है? इस भूखंड की ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर है। प्रायद्वीप की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूरब की ओर कम होती है। बात सही है क्या? सामान्यतः पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर कम होती है। दिया है कि पश्चिम से जब हम पूरब जाएंगे तो ऊंचाई कम होती है। इसकी पूरब में गिर पहाड़ियां था, पश्चिम में राजमहल पहाड़ी है। बात क्या है? सही है, ध्यान रखिएगा। पूर्वी पहाड़ी क्या है? पश्चिमी पहाड़ी के मुकाबले में क्या है? नीचे है। क्या है? नीचे। पश्चिम की ऊंचाई क्या है? ज्यादा है। पश्चिम की ऊंचाई क्या है? ज्यादा। इसलिए सब नदियां कहां से? पश्चिम से। और गिरती कहां पे है? पूरब में। यानी जाहिर सी बात है ऊंचाई यहाँ की क्या है? ज्यादा। तो यही दिया है ना कि प्रायद्वीप की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूरब की ओर कम होती है, तो कम हो रही है ना। अरे कम हो रही ऊंचाई तभी तो नदी गिर रही है। स्टेटमेंट क्या है? सही है। आइए, इसके पूर्व में गिर पहाड़ी है। पूर्व में गिर पहाड़ी है क्या? इधर की तरफ क्या है? क्या है?
प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में गिर पहाड़ी है कि पश्चिम में? इसके पूर्व में गिर पहाड़ी था, पश्चिम में राजमहल, उल्टा दे दिया है भाई। पश्चिम में गिर पहाड़ी था, पूर्व में क्या है? यानी स्टेटमेंट सही है कि गलत? क्या होगा? अरे समझ पा रहे हो ना सब? स्टेटमेंट क्या है? गलत है। दिया क्या है? कौन सा सही नहीं है? और इसके जो भूखंड है इसका, ये लगभग 900 मीटर के अराउंड है। कितना है? 900 मीटर के अराउंड है, बल्कि 900 से कम ही पड़ेगा। यानी स्टेटमेंट एक भी क्या है? गलत है। क्या गलत है? एक और 3 गलत है। लिखिए, बनाइए तेजी से। थ्योरी आप लोग नहीं पढ़े लगता है मेहनत से। हम क्वेश्चन में कितना बता पाएंगे बताइए? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? अरावली। कौन सी है? अरावली की ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर कहाँ पे है? माउंट आबू में। कहाँ पर? गुरु शिखर कहाँ पर? गुरु शिखर कहाँ पे? माउंट आबू के जिले में है, सिरोही। माउंट आबू के जिला में है, पूछा था किस जिले में? माउंट आबू राजस्थान के किस जिले में? सिरोही में। गारो और खासी कहाँ पर? मेघालय। और भारत को 2 हिस्से में बांटने वाला, 2 भाग में बांटने वाला कौन? विंध्याचल। कौन है? विंध्याचल। और सतपुड़ा की बात करते हैं, भ्रंश पर्वत। कैसा पर्वत है भैया? भ्रंश पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा। झूठा पर्वत भी कौन सा है? झूठा पर्वत कौन सा? सतपुड़ा। बस इतना मान के चलिए कि आईएएस तक के क्वेश्चन को भी हम नहीं छोड़ रहे हैं होमवर्क सीरीज में। कठिनाई का स्तर इसलिए क्योंकि आईएएस का क्वेश्चन इसमें क्या है? इंक्लूड है। ठीक है, परेशान नहीं होगा, पढ़ा रहे हैं ना? नहीं बन रहा है लेकिन पढ़ा रहे हैं ना? निम्नलिखित में से कौन सा दक्कन के पठार का भाग है? अरावली है, शिवालिक है भैया, विंध्य है, कार्बी एनालॉग है? पढ़ाए थे ना अभी? दक्कन के पठार से कार्बी एनालॉग अलग होता है। कौन सा गैप अलग करेगा? गारो खासी गैप। उसको हम नाम क्या देते हैं? मालदा गैप। क्या नाम देंगे? आगे दिया है, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? नीलगिरी। कौन सा? नीलगिरी में निवास करने वाले लोग जो होते हैं, निवास, नीलगिरी के निवासी क्या है? टोंडा है। क्या है? नीलगिरी के निवासी क्या है? टोंडा। बहुपति प्रथा कहाँ पे प्रचलित है? बहुपति प्रथा कहाँ पे है? टोंडा। एक पत्नियां बहुत सारे पति रख सकते हैं, देख रहे हो? ठीक है, लेकिन पति के अंदर हिम्मत नहीं कि एक से अधिक पत्नी रख पाए। ठीक है, देख लो, है नहीं, एक तो संभाल पाए, वही बहुत बड़ी बात है। अब इस अब एक क्या, बेरोजगारी के दौर में तो वो एक संख्या को आप 0 मानिए। बेरोजगारी के दौर में कौन पूछेगा यार? क्या अपने अंदर शक्ति नहीं है? रियली बता रहे हैं, जब तक इंसान के अंदर क्षमता और शक्ति नहीं है, सामने वाला कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, हाँ। अब बेरोजगारी के दौर में शक्ति वैसे भी नहीं, जब शक्ति नहीं तो सामने वाला कभी कभी नहीं पूछेगा। और जिसको कोई पूछ रहा है बिना बेनिफिट के नहीं पूछ रहा होगा, वो जान लीजिए। चलिए चलिए आगे बढ़े। 2 लाइन क्या है? चलिए बना लीजिएगा। सुनिए, कुछ बता रहे थे, टोंडा, बहुपति प्रथा। भैया, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कौन सी है? टोंडा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोंडा। जरा ध्यान दीजिएगा, आगे प्रश्न दिया है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब कहाँ जाना है? पश्चिम से पूरब। हमने देखिए आपको यहाँ से यहाँ गए थे ना हम लोग। आइए पश्चिम से पूरब चला जाए। पश्चिम से पूरब जब चलते हैं तो हमने सबसे पहले देखिए यहाँ से चलते हैं, सबसे पहले क्या मिलेगा? सतपुड़ा। क्या मिलेगा? सबसे पहले क्या मिलेगा? सतपुड़ा। कहाँ जाना है? इधर इधर। सबसे पहले क्या है? सतपुड़ा। क्या है? सबसे पहले क्या है? सतपुड़ा। अभी सतपुड़ा पहाड़ी में उसके बाद कौन सा है? सतपुड़ा के बाद कौन? महादेव। सतपुड़ा के बाद महादेव। सतपुड़ा के बाद कौन सा है? महादेव। महादेव के बाद कौन सा? मैकाल है। कौन सा? मैकाल के बाद छोटा नागपुर है। छोटा नागपुर पठार होगा। अब सुनिएगा, सुनिएगा जरा, तो इसमें हम ढूंढ रहे हैं थोड़ा, सुनिएगा। देखिए सतपुड़ा दिख रहा है ना? सतपुड़ा मैकाल पहाड़ी से एक नदी निकलती है। मैकाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती। क्या नाम है? ताप्ती। ऊपर अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक। ऊपर हो जाएगा सतपुड़ा के ऊपर, अगर देखा जाए तो यहाँ पर अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक से एक नदी निकलती है, नदी का नाम क्या है? ताप्ती। क्या नाम है? ताप्ती। ताप्ती आके यहाँ मिलती है। अच्छा ये बताइए कि सतपुड़ा की इन 2 नदियों के बीच है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और क्या होगा? पर्वत नहीं था, नदी गुजर गई, मिट्टी धस गई और क्या बन गया? पर्वत। पर्वत नहीं था, जबरदस्ती पर्वत बना, इसलिए कैसा पर्वत है? झूठा पर्वत। पर्वत कैसा है? 2 पर्वतों के बीच खड्डा बनाकर बहने वाली नदी को हम बोलते हैं भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी। और ऐसी 3 नदियां भारत की जो भ्रंश घाटी से बहती है, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। नर्मदा, ताप्ती और भारत की 3 नदियां जो भ्रंश घाटी से बहेंगी, नर्मदा, ताप्ती और भ्रंश घाटी से बहने वाली नर्मदा, ताप्ती और भ्रंश घाटी से बहने वाली नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। क्लियर है? सतपुड़ा के जरा सा नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा सातमाला। क्या मिलेगा? सातमाला। क्या मिलेगा? सातमाला के नीचे क्या मिलेगा? अजंता। क्या मिलेगा? अजंता। सातमाला के नीचे अजंता। पूछा था ऐसे इस ऑर्डर में पूछा था कि उत्तर से दक्षिण जाइए, तो सतपुड़ा के बाद सातमाला, उसके बाद अजंता, उसके बाद मिलेगा कालसूबाई। क्या मिलेगा? कालसूबाई। क्या मिलेगा? कालसूबाई। कालसूबाई के नीचे मिलेगा आपका त्र्यंबकेश्वर। क्या मिलेगा? बस इसके बाद की कहानी तो मैंने सिखाया ही आपको। त्र्यंबकेश्वर के नीचे महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, सब पढ़ते हुए जा सकते हैं नीचे। बनाइए, इसको पूछा था क्वेश्चन एग्जाम में, इसको ऑर्डर में लगाना था, नॉर्थ टू ये साउथ। आगे बढ़े ना। देखिए प्रश्न दिया है कि नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न से कौन सा सही नहीं है? भारत के पश्चिमी घाटों में है। सही है क्या? नीलगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट में है। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने में चाय और कॉफी उगती है। कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है भैया। कर्नाटक नहीं बल्कि कहाँ का? तमिलनाडु। कहाँ का है? यही उत्तर क्या है? गलत है, बाकी सब। हालांकि नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कर्नाटक, केरल और कहाँ पे है? तमिलनाडु। लेकिन मुख्यतः पहाड़ी को अगर अवस्थिति के संबंध में पूछेगा तो क्या होगा? हाँ, नीलगिरी पहाड़ी की अवस्थिति पूछेगा। नीलगिरी की अवस्थिति, नीलगिरी पहाड़ी की अगर अवस्थिति पूछेगा, अवस्थिति, तो अवस्थिति कहाँ पे हो जाएगी? तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु में। चलिए आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न दिया है बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है? देखिए लग रहा है कहाँ पर? वहां से बटेश्वर और वहां से बिहार। बेल्लारी। बेल्लारी एक जिला सुना होगा कर्नाटक में, सुना है? ठीक है, विजयनगर से एक जिला अलग हुआ बेल्लारी। कौन अलग हुआ? विजयनगर जो जिला था उसको तोड़कर एक जिला बनाया गया बेल्लारी। क्या बनाया गया? और ये जिला कहाँ बना? कर्नाटक में। कहाँ पर? करंट पढ़े होते 2022 का उसमें था, अगर वो पढ़े होते तो क्वेश्चन देखिए बन गया होता। करंट अफेयर ऐसी चीज है आपको ओवरऑल तैयार करती है। तो बेल्लारी श्रृंखला कहाँ पे है? कर्नाटक। यानी ए का क्या होगा? 3 होगा। ए का 3 होगा। ए का 3 का मतलब उत्तर का होगा? कट गया।
और मिलान वाले प्रश्न में मान के चलिए 1 एलिमिनेट करेंगे तो उत्तर कटेगा। ठीक है, आगे बिल्लारी यानी बी का क्या होगा 4, बी का क्या होगा 4, लगाइए उत्तर। आगे बढ़े भैया, प्रश्न देखिए दिया है, सोचिए 1 को 2 से मिलान करिए। अन्नाई मुड़ी किसकी ऊंची चोटी है? ओहो गलत हो जाएगा, मिलान करना है ना। अन्ना मलाई दोता बेटा कहाँ और धूपगढ़ कहाँ? गुरु शिखर अरावली। 4 1 2 3 है ना, 4 1 2 3 लगाइए, बस बाकी नहीं छानना है। आगे प्रश्न दिया है, विकल्पों पर विचार करिए। अमरकंटक पहाड़ी विंध्यन और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पे है, बात सही है क्या? विंध्यन और सह्याद्री के संगम पे अमरकंटक है, विंध्यन और सह्याद्री के संगम पे अमरकंटक है, ध्यान रखिएगा। हाँ दिया है कि बिली गिरगन पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के सबसे पूर्व भाग में है, बात अपने आप में क्या है सही है। एक छोटी सी पहाड़ी है बिली गिरगन, और गिरगन इसका नाम किससे पड़ा है? गिर पहाड़ी से। किससे पड़ा है? गिर, ध्यान रखिएगा। बिली गिरगन पहाड़ी का नाम गिर पहाड़ी से पड़ा है, ध्यान रखिएगा। बिली गिरगन पहाड़ी सतपुड़ा श्रेणी के पूर्व में है। बिली गिरगन के बाद जरा सा आगे बढ़ेंगे सतपुड़ा है, उसके बाद आएंगे तो इधर बहुत सारी पहाड़ियां, राजपीपला वगैरह बहुत सारी पहाड़ी है। शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में है, सही है क्या? शेषाचलम सबसे दक्षिणी भाग में है। अरे शेषाचलम पूछा है भैया, पश्चिमी घाट में सबसे दक्षिण में क्या है? अरे इलायची नहीं है क्या? है ना, स्टेटमेंट सही है कि गलत? ये बस पूछे थे सही है कि गलत, कौन सा सही है? केवल एक सही। कहा शोर नहीं करोगे सब, पूछा है कितना सही है तो 2 कायम लगाए। चलिए आगे बढ़िए, बहुत एकदम सब लोकप्रिय पर्यटन स्थल हयोलाक कहाँ पे है? सुनिए, एक द्वीप है जिसका नाम है रॉस द्वीप, क्या नाम है? एक द्वीप का नाम नील द्वीप, और एक द्वीप का नाम है हयोलाक द्वीप। कौन सा द्वीप है? पीछे बैठने वाला देखिए सब शांत, आगे टेबल पे बैठने वाले बहुत शोर करते हैं। दिया है दिसंबर में हयोलाक द्वीप का नाम बदल के क्या रखा गया? क्या रखा गया? स्वराज द्वीप, लगा लीजिए उत्तर। दिया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी चाहे बोलो कहाँ पे है? उत्तर अंडमान में, मध्य अंडमान में, दक्षिण अंडमान के ग्रेट निकोबार में, बताइए कहाँ पे है? कहाँ गया मध्य अंडमान? सुनिए, बैरन का नाम पूछा था, बैरन का बीपीएससी में। नारकोंडम का नाम, नारकोंडम, बैरन और कौन? नारकोंडम। ये दोनों अंडमान में है कि निकोबार में है? अंडमान में है। कहाँ पे है? निकोबार में कोई ज्वालामुखी पर्वत है ही नहीं। निकोबार में एक जानने वाली बात क्या है? इंदिरा, इंदिरा क्या है? पॉइंट ना, इंदिरा पॉइंट, जिसको हम पिग्मिलियन पॉइंट कहते हैं, क्या बोलते हैं? पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। हाँ, ई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? निकोबार, क्या बताएंगे? और निकोबार में कहा? ग्रेट निकोबार, कहां पर? आगे हिमालय मत, महान हिमालय, महान हिमालय है ना, महान हिमालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? महान हिमालय वलितों की प्रकृति सम्मित है, सही बात है क्या? अरे हिमालय कैसा पर्वत है? वलित और युवा पर्वत है। हिमालय किस भाग को ग्रेनाइट से निर्मित? या ग्रेनाइट, ग्रेनाइट निकलेगा कहां से? ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी के चट्टान से निकलेगा ग्रेनाइट, समझ रहे हैं ना। और ज्वालामुखी चट्टान का विस्तार भारत में केवल दक्कन के पठार में है। बाकी कोबर के भूसंहति सिद्धांत से हिमालय की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। तो भूसंहति सिद्धांत में ग्रेनाइट थोड़ी निकला था, यानी स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। पूछा क्या है आपसे? सही, केवल एक से। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूहों के बनने का और उनकी आयु के आधार पर आदि कवि, क्या ध्यान रखेंगे? हाँ, आदि कवि या फिर एडी के भी ध्यान रख सकते हैं। एडी के भी, एडी के भी ध्यान रख सकते हैं। आर्कियन, ए से आर्कियन, डी से क्या है? डी से, के से क्या है? कुड़प्पा, के से कुड़प्पा, और वी से क्या है? विंध्यन, कुड़प्पा और विंध्यन। और इसके बाद क्या है? गोंडवाना, क्या है? गोंडवाना। सबसे नवीनतम पूछेगा तो क्या बताएंगे? सबसे नवीनतम कौन सा? गोंडवाना। और सबसे पुरानी कौन सा? सबसे पुरानी कौन सा? कहीं दिख रहा है ऐसा? है सुनिए, अरावली से दिया है क्या? आर्कियन, हाँ ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टान है अरावली, ठीक तो है। चलिए आगे बढ़े यहाँ से। आगे प्रश्न दिया है, सोचिए 1 को 2 से मिलाइएगा। दक्कन ट्रैप ये सब दिया हुआ है, बताइए क्या कैसे लगाए हम? दक्कन ट्रैप एक प्रकार का क्या है? क्रिटेशियस है ना, क्रिटेशियस नूतन है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप एक प्रकार का क्रिटेशियस आदि नूतन है। और ध्यान रखिएगा पश्चिमी घाट क्या है? उत्तर नूतन है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट क्या है? अरावली क्या है? प्री कैम्बियन है, क्या है? प्री कैम्बियन। और नर्मदा ताप्ती का जो जलोढ़ निचोड़ है ये क्या है? अत्यंत नूतन है, क्या हो? तो बताइए 3 1 2 और 5, 3 1 2 5, बी है, बी उत्तर है। आगे प्रश्न दिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा गया? गोंडवाना। ध्यान रखिए, गोंडवाना कहा गया। भारत किस भूमि का हिस्सा है? गोंडवाना। और भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया। और एशिया किस भूखंड का हिस्सा है? अंगारा। किसका हिस्सा है? अंगारा या लॉरेंसिया। ध्यान रखिए, भारत के भू आकार की रचना के संबंध में रचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन पठार का ही विस्तार है। कश्मीर घाटी की रचना सममिनति में हुई है, यानी जब सब घाटियां बन रही थी उस समय, सममिनति का मतलब एक साथ बहुत सारी घाटियां बने। गंगा के मैदान की रचना एकाग्र में हुई है, बात क्या है? सही है, सही है। यह हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी, ये सब गलत है यार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडो अफ्रीकन प्लेट, कौन सा प्लेट? इंडो अफ्रीकन प्लेट टकराता है किससे? यूरेशियन प्लेट से। किससे टकराया? यूरेशियन प्लेट से टकराया, इसके फलस्वरूप क्या बना? हिमालय बना। हाँ, इंडो अफ्रीकन प्लेट टकराया किससे? यूरेशियन से। इंडो अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट ये टकराया किससे? यूरेशियन प्लेट से टकराया, इसके फलस्वरूप हिमालय बना, यानी उत्तर होगा 1 2 और 3। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करिए। प्राचीन धारवाड़ चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। खनिज होगा जी, धातु खनिज होगा इसमें। अच्छा, आर्कियन चट्टानों में अत्यधिक रूपांतरण के कारण मौलिक रूप से परिवर्तन हो चुका है, हुआ है क्या? आदि कभी अत्यधिक रूपांतरण के कारण मौलिक रूप से इसमें परिवर्तन, भाई चट्टान इतना टूटी है कि परिवर्तन हो गया है। अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। हाँ, किससे हुआ है? हाँ, अभी देखे थे ना पीछे, क्या होगा? भैया है, अरे तू नहीं, अब धारवाड़ पढ़ रहे हैं तो आर्कियन पढ़ सकते हैं।
कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का क्या होता है, अभाव पाया जाता है। क्या होना चाहिए जी, उत्तर क्या होना चाहिए? एक सेकंड सुनिएगा, तो सुनिए क्या दिया है इसमें। प्राचीन धारवाड़ चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, ये तो सही होना चाहिए, क्योंकि धारवाड़ चट्टान ही किसके लिए है, खनिज के लिए है। शांत रहिएगा, शोर नहीं करेंगे। आर्कियन चट्टानों का अत्यधिक रूपांतरण के कारण मौलिक परिवर्तन एकदम हुआ है ना, मौलिक परिवर्तन हुआ है, मौलिक परिवर्तन इसमें हुआ है। अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है, आर्कियन से हुआ है। आर्कियन का निर्माण, आर्कियन से कौन सी चट्टान निकली है, धारवाड़ बनी है, धारवाड़ से बनी है कुड़प्पा और यहाँ से बनी है विंध्यन। एक तरह से लगा सकते हैं उत्तर, क्या ही दिक्कत है, सही होना चाहिए। देखिए कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है, बिल्कुल होता है, यानी कहाँ दिया है, अभाव होता है, सही है, लगा लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं, थार का मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, सही है क्या? आगे बढ़िए, पटकाइया भैया, थार का मरुस्थल विश्व की सबसे बड़ी घनी आबादी पूछा है, विश्व विश्व पूछा है। आगे पटकाइया पूर्वांचल पर्वतमाला पूर्वी हिमालय का भाग है, सही है क्या? पटकाई पूर्वी हिमालय का भाग है बताए थे ना। हाँ, सतपुड़ा पर्वतमाला दक्षिण में कगारी पठारों की एक श्रृंखला से निर्मित है, जो औसतन समुद्र तल से 400 से 300 से कितना 400 मीटर। भैया औसतन समुद्र तल से अगर सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिणी कगार की बात करते हैं, दक्षिणी पठार की बात करते हैं, तो ये कितना है, तो 150 से कितना हो जाएगा, नियर अबाउट 300 के आसपास मीटर में है, न कि 300 से 400, बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कथन क्या है, गलत है। उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3। आगे प्रश्न दिया है, होमवर्क नोट करिए, होमवर्क, होमवर्क में करंट अफेयर, ज्योग्राफी का क्वेश्चन थोड़ा डाउन करेंगे आगे से, दिक्कत हो